हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएमए फाइनल। गाइस, सभी का स्वागत आप सभी का। और आज हम जो अपना कंटेंट स्टार्ट करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं बेटा अपने कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज के अंदर, हमारे कॉर्पोरेट लॉ वाला पार्ट। अब यहां पर आपकी इस पहली क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास बोल रहा हूं लेकिन इससे पहले मैंने आप एक सेशन नंबर 0 लिया था। 0 सेशन में क्या डिस्कशन किया था? सेशन नंबर 0 में मैंने डिस्कशन किया था बेटा कि आपका पूरा सिलेबस क्या है, कौन कौन से एक्ट उसमें और एक्ट में क्या कुछ पढ़ने को मिलने वाला है। अब यहां पर इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ज्यादा मिनट नहीं कुछ मिनट लेने वाला हूं, जिससे पूरी क्लैरिटी आपको आएगी कैसे हम अपनी हर एक क्लास को लेके चलने वाले हैं, कैसे हमारा सिलेबस कवर करें और किस तरीके से हमारी प्रैक्टिस होने वाली है और क्या हमारी क्लासेस का पढ़ने का पैटर्न रहेगा। तो ये सारी बात आप लोगों से करने वाला हूं। तो आइए गाइस, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पार्ट को। वन बाय वन कुछ टाइम लूंगा हल्का सा चीज के ऊपर, वन बाय वन हम अपने पार्ट पे आने वाले हैं। हमारी क्लास का फॉर्मेट कुछ इस तरीके रहने वाला है बेटा। पहली चीज, सबसे पहले बस सुन लो खाली, हम अपनी क्लास के अंदर सबसे पहले फॉलो करेंगे अपने वर्कबुक को, मतलब वर्कबुक से पढ़ेंगे। और वर्कबुक में जहां जहां पर मेरे को लिखवाना होगा वहां मैं लिखवाऊंगा, उसमें मैंने स्पेस छोड़ रखा है, आप भी वहीं पर वर्कबुक में नोट करेंगे। पहली चीज। सेकंड चीज, इसके बाद में वर्कबुक करने के बाद हमारा नंबर आएगा, हम पढ़ेंगे अपनी मास्टर बुक, मतलब दोनों पढ़ने वाले हैं, हाँ दोनों कवर करने वाले हैं। बट डिफरेंस ये होगा, एक बार वर्कबुक से आपके प्रोविजन जब पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएंगे, क्लैरिटी आ जाएगी, उसके बाद में और अच्छी क्लैरिटी के लिए वही सेम प्रोविजन अपनी मास्टर बुक में भी हम अपने पास रिकॉल करेंगे, याद रखना। और मास्टर बुक में रिकॉल करते टाइम पे आपको यूज करना है हाइलाइटर या पेंसिल। नॉर्मली अगर आप चाहते हो कि आपने नोट्स रेडी कर लिए, आपका प्रॉपर कंटेंट लिख लिया वाला पार्ट हो गया, अब उसको अपने बुक के अंदर अपने पास हाइलाइटर या पेंसिल से आप अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि क्लैरिटी रहेगी, मैंने प्रोविजन पढ़ लिया, प्रोविजन लास्ट में याद रहेगा आपके पास में। एक टेक्निक है बेटा चीजों को याद करने, लोगों को याद करने की, ठीक है। थर्ड, जब अपने पास ये काम हो जाएगा, जब क्लास आप देख चुके होंगे, दोनों पार्ट कवर हो चुके, क्लास में हो चुके होंगे, फिर नंबर आएगा हमारे पास में प्रैक्टिस एमसीक्यूज। आपके पास आपके एग्जाम में आने वाले एमसीक्यूज आपके पास में, तो एमसीक्यू कैसे करेंगे? दोनों पार्ट कवर करने के बाद में अब अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल, याद रखना, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल और मास्टर बुक दोनों के अंदर आपके पास में एमसीक्यूज हैं। और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में बहुत कम एमसीक्यूज है, लेकिन मास्टर बुक में आपको आपके पास मल्टीपल एमसीक्यूज आपको मिल जाते हैं। वो आपको करने हैं प्रैक्टिस, डाउट्स आएंगे मुझे भेजने हैं, लेकिन आपको टॉपिक या चैप्टर खत्म होने के बाद ही प्रैक्टिस करना ही करना है। नंबर 2, अब अपने पास इसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन। तो आपने इसके बाद एमसीक्यू वाला प्रैक्टिस करना है, उसके बाद करना है आपको अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन। इसमें हेल्प क्या करूंगा मैं? इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा पहले बेटा हमारे पास में कि सर नॉर्मली जैसे एक्ट खत्म हो जाएगा उसको लिखने का तरीका कैसे रहने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ साथ में उसकी राइटिंग आप करने वाले हो। मतलब इन शॉर्ट आपको क्वेश्चन दिया करूंगा कि क्वेश्चन है, कराऊंगा कैसे, लिखना कैसे समझाऊंगा, पूरा मैं लिख के दिखाऊंगा आपको कैसे लिखना होता है, कौन सी कॉमन लाइन है, कौन से पैटर्न फॉर्मेट फॉलो होगा एग्जाम के अंदर, वो सब बताने वाला हूं। लेकिन साथ ही साथ में आपको बताने वाला हूं कि आपके पास एग्जाम में पेपर लिखना कैसे है। यहां पर एक चीज की रिक्वायरमेंट है, मैंने आपको मना किया नोटबुक नहीं बनानी क्लास को नोट करने के लिए, क्लास के नोट्स नोट करने के, उसके लिए वर्कबुक दे दिया आपको मैंने, ठीक है। लेकिन आपको एक नोटबुक तो बनानी है। किसकी बनानी है? डे 1 से, जिस दिन क्लास शुरू करोगे उस दिन से, आज से ही, जब सब क्लास देख रहे हैं, आज से आपको एक नोटबुक बनानी है। दैट इज फॉर, किस लिए? आपको सेपरेट और कंसेप्ट नहीं बनानी, किस लिए बनानी है? प्रैक्टिस करने के लिए बेटा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी एक पर्टिकुलर प्लेस पे होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चे करते हैं कहीं पेज पे लिख लिया, किसी एक बुक में नोट क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे नहीं करना बेटा। डे 1 से आपको एक प्रॉपर आपकी नोटबुक बिल्टअप करनी है ओनली टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उनको प्रैक्टिस करने के लिए आपको रेडी करनी है। डे 1 से क्लैरिटी रही है, अच्छा मैंने कितने क्वेश्चन लिख लिए, कितने मेरी तैयारी हो चुकी है, और ये चीज अश्योर करती है मिलके आपके लिए आपकी 100% सक्सेस। आई कैन गारंटी गाइस, अगर आपने इस फॉर्मेट को फॉलो किया, ये फॉर्मेट बहुत टाइम से एनालाइज करने के बाद में एक्सपीरियंस के साथ मैं लेके आया हूं कि इस फॉर्मेट को फॉलो करने के बाद में कभी भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत आज तक नहीं आई है। तो यही हम फॉलो करने वाले हैं, वर्कबुक, मास्टर बुक, एमसीक्यू प्रैक्टिस, एंड फिर करेंगे अपने पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी बेटा, ठीक है। तो अब मैं अपने कंटेंट के ऊपर आने वाला हूं। तो ये क्लास का फॉर्मेट रहने वाला जो हम करने वाले, कंटिन्यू करने वाले, ये हमारे पास वो वर्कबुक रहने वाली जिसको हम यूज करने वाले अपनी क्लास के अंदर लिखने के पार्ट से। हर एक वर्कबुक के नीचे मैंने कुछ स्पेस छोड़ा आपके पास में, जहां पे अपने अपने नोट्स को अलग से एक्स्ट्रा पॉइंटर लिख सकते हो, साथ साथ में जो मैं लिखवाऊंगा नोट्स के अंदर ही वही आपको नोट भी करना है, ठीक है। तो ये जो लिखा है ये तो है ही, साथ में और भी लिखवाने वाला हूं, ओके। साथ
साथ में इसके बाद में फिर वही कंटेंट हमारी मास्टर बुक में कहां पर क्या कुछ कंटेंट दिया है वो पूरा पार्ट भी आपको रिकॉल करवा दूंगा। ये हमारी क्लास का पैटर्न रहने वाला है। तो आइए गाइस, बिना वक्त गवाए अब स्टार्ट करते हैं अपने पास हमारे कंपनीज एक्ट 13 को। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है? समझते हैं बात ध्यान से, चलो। तो हमारे कॉर्पोरेट लॉ और इकोनॉमिक लॉज के अंदर बेटा हमारे पास में एज वी नो कॉर्पोरेट लॉ जो कि कवर करता है 60% पार्ट और इकोनॉमिक लॉ जो हमारे पास में हमारे सिलेबस का 40% पार्ट कवर करता है। इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे पास में सबसे पहले अपने कॉर्पोरेट लॉ वाली बात। अब लिसन टू मी गाइस, कॉर्पोरेट लॉ का मतलब अक्सर बच्चे बोलते हैं कॉर्पोरेट लॉ मतलब ओनली कंपनीज एक्ट। नहीं बेटा, सिर्फ कंपनीज एक्ट ही कॉर्पोरेट लॉ नहीं है। कंपनी एक्ट इज ए पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉज। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब कंपनीज पे अप्लाई होने वाले सारे एक्ट जो हैं उनको कंबाइनली हम अपने पास बोलते हैं कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं हमारे सिलेबस में क्या है। हमारे सिलेबस हम 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं बेटा। फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कंपनी एक्ट 13 जो कि अराउंड आपके पास में एग्जैक्टली 40% कवर करता है। आपका कंपनी एक्ट 40% कवर करता है और आपके एग्जाम का पेपर भी दिखाऊंगा पिछले वाला कि उसके अंदर भी कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए। अराउंड 36 मार्क्स के क्वेश्चन सीधे सीधे हमारे पास में कंपनी एक्ट के ऊपर आए थे बेटा, रिमेंबर? और बड़े आसान क्वेश्चन है, मजा आया करने का। साथ ही साथ में हमारे पास में इसमें आता है हमारे पास में आईबीसी, जिसे छोटे बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड। इन शॉर्ट कहने का मतलब आपके पास में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो हमारे पास में जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं आईबीसी, वो भी हमें पढ़ने को दिया गया है। और याद रखना आईबीसी पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना, हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यो हमारे पास में 10% कवरेज करता है। अगर मैं पार्टीशन कर जाऊं तो टोटल 60% का 40% कहां पे आया कंपनी एक्ट के अंदर, 10% कहां पे आया आईबीसी वाले पार्ट को, और आपका अगला 10% आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब इन शॉर्ट आपकी कॉर्पोरेट के लिए जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, गवर्नेंस स्टैंडर्ड जो बनाए गए हैं, उनको कैसे फॉलो किया जाएगा, क्या प्रोसीजर उनका रहने वाला होता है। तो ये आता है हमारे पास रिमेनिंग 10% के अंदर। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे, अभी हम इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं अपने उस एक्ट की जो कि हमारा कहीं ना कहीं एक बेस रह चुका है और जिसमें 40%, याद रखना, आपके 40% पार्ट कवर होता ही होता है। अब यहां पर भी समझने वाली बात है, क्या हमें सेम दिया गया इंटर वाला? आंसर इज नो गाइस। सर कुछ पार्ट आपका वही है जो पहले पढ़ के आ चुके, लेकिन ऑलमोस्ट बाकी पार्ट सारा न्यू है इसके अंदर। लेकिन बात करते रहो ध्यान से। तो कंपनी एक्ट के अंदर हमारे पास में जो चैप्टर्स हमारे पास में आने वाले हैं, मैंने पहले बोला 40% पार्ट तो है, लेकिन ये कॉर्पोरेट लॉ वाला पार्ट हमारा ज्यादा लेंदी है एज कंपेयर टू अपने इकोनॉमिक लॉ वाले पार्ट से, ठीक है? मतलब वो पार्ट बहुत छोटा पार्ट है, बट इस पार्ट में आपको डिटेल चैप्टर पढ़ने को मिलते हैं इसके अंदर, और हम इसको 1 by 1 हर पार्ट को वैसे ही कंटिन्यू करेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है? तो बात करते हैं कंपनी एक्ट के ऊपर। हमारे पास में टॉपिक दिया गया, यहाँ पर हम पढ़ेंगे अपने पास फॉर्मेशन कन्वर्जन वाला पार्ट, फर्स्ट चैप्टर जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। साथ साथ में आप देखोगे इन्वेस्टमेंट लोन, डिविडेंड, अकाउंट ऑडिट, बीओडी, केएमपी, बोर्ड डायरेक्टर मीटिंग वाला पार्ट। इन शॉर्ट याद रखना, आप लोगों ने केएमपी का नाम सुना था इंटर के अंदर, आपके पास केएमपी का नाम था, केएमपी है क्या, नॉर्मली इतना ही था, डिटेल में यहां पे आएगा टॉपिक, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस साथ में पढ़ेंगे हमारे पास में इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, कॉम्प्रोमाइज, अरेंजमेंट, अमलगमेशन, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। याद रखना, इस पे भी एग्जाम में 7 नंबर क्वेश्चन आया था इस बार में। तो कहने का मतलब क्या बेटा, आपके ये सारे पार्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे पार्ट आपके सारे चैप्टर बनते हैं हमारे कंपनी एक्ट वाले पार्ट के अंदर। तो बिफोर स्टार्टिंग आइए बात करते हैं कि फॉर्मेशन और कन्वर्जन वाला जो हमारा पहला चैप्टर है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। अब सुनो ध्यान से बात को। जो सारा पार्ट आपने इंटर लेवल पे पढ़ा, जहां पर इनिशियली आपके पास में अपने इंटर में पढ़ा, वो पूरा पार्ट यहां पर फॉर्मेशन और कन्वर्जन वाले चैप्टर में आ जाता है। लेट मी शो यू, दिखाता हूं। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, भी थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं चैप्टर के बारे में। ये हमारे पास बनता है हमारे पास में फॉर्मेशन कन्वर्जन वाला पार्ट, जिसमें हमारे पास में हमें वही सारे टॉपिक देखने को मिल जाते हैं जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़े हुए, इसलिए यहां पे थोड़ी स्पीड तेज रहेगी, लेकिन हर चीज समझाऊंगा वैसे की वैसे, ठीक है? तो बात करते हैं। याद करो, आप लोगों ने सारे पार्ट पढ़े, इंट्रोडक्शन, फीचर, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, टाइप ऑफ कंपनीज, प्रमोटर। अब यहां पे देखना, ये जो पार्ट है प्रमोटर अग्रीमेंट और एमओयू, बहुत छोटा सा पार्ट है, बड़ा पार्ट नहीं है, बट ये पार्ट आपने पहले नहीं पढ़ा, एमओयू के बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। साथ में कन्वर्जन ऑफ कंपनी हम पढ़ चुके हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हम पढ़ चुके हैं, जो कि नया वाला है, वही फॉलो करना है। उसके अलावा एम&ए और ऑल्ट्रेशन, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा यहाँ पढ़ने को मिलेगा हमारे पास में। डॉक्ट्रिन पढ़ने को मिलेंगे, तीनों के तीनों हमारे पास में। सर कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू कंपनी, ये वाला पार्ट बेटा
हमारे पास वहां पर कंपनीज एक्ट में नहीं था, यहां पे डाल दिया गया, लेकिन हम एलएलपी एक्ट में बात को डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर भी, ओके। और सभी डॉक्यूमेंट पढ़ चुके हैं, तो इन दो टॉपिक को छोड़कर बाकी पूरा पार्ट फर्स्ट चैप्टर में वो है जो इंटर लेवल पे आ चुका है। तो इस इन शॉर्ट सर हमने इंटर पे ध्यान से नहीं पढ़ा तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा, थोड़ी स्पीड तेज रखूंगा इस चैप्टर के अंदर खासकर, ताकि एटलीस्ट पूरी क्लैरिटी आप लोगों को रहे यहाँ पर। चलिए, तो बिना वक्त गवाए बेटा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हमारा कंपनीज एक्ट 13। तो चलिए बात करते हैं। मैंने कहा था वर्कबुक खोल लो, यहां पर लिखवाऊंगा अब आपको मैं। तो सुनो भाई लोगों, हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर हम स्टार्टिंग कहां से करें फाइनल के अंदर, अब बात समझना। कंपनी एक्ट के अंदर आप लोगों ने अपनी इससे पहले इंटरनल पे स्टार्टिंग की थी कि सर डायरेक्टली डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन क्या होती है, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 20 और पढ़ लिया, उसके बारे में अथॉरिटी पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था हमने कौन कौन से रीजंस के पार्ट पढ़े थे। लेकिन यहां पर बात समझना, यहां पर आपको अब थोड़ा और डीप में जाने की रिक्वायरमेंट मैंने कहा था आपको, तो डीप में क्या पढ़ेंगे यहां पर बिफोर स्टार्टिंग डेफिनेशन मैं लेके चलने वाला आपको एक जर्नी के ऊपर। जर्नी क्या है, हम पढ़ेंगे बेटा हमारे पास चैप्टर के अंदर आपके इवोल्यूशन के बारे में, मतलब कंपनीज एक्ट इवॉल्व कैसे हुआ। सर क्यों पढ़ रहे हैं, इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएंगे, ध्यान रखना, आ सकते हैं आपके ईयर वाइज पार्ट पे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। इवोल्यूशन पढ़ने का पर्पस क्या है, क्योंकि रीजन इज आपने जितने सारे एक्ट्स जो आप प्रोविजन पढ़ रहे हो, चाहे फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज के बारे में पढ़ रहे हो, एमओए कब बना था, क्लासिफिकेशन की बातें, तो एक दिन बैठ के सारे प्रोविजन ही डाले गए हैं। टाइम वाइज टाइम, ईयर बाय ईयर आपके कंपनीज एक्ट में चेंजेस आते रहे, नई नई चीजें ऐड ऑन होती रही, तो वो जाके बना हमारा कंप्लीट इवोल्यूशन। मतलब इन शॉर्ट कंपनी एक्ट जब से शुरू हुआ तब से लेके आज तक कंपनी एक्ट में क्या क्या चेंजेस आए और कौन कौन से एक्ट की ईयर के नाम से उसे जाना गया। अब यहां पे ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ, लेकिन इसमें मैं और भी एडिशन करवाऊंगा, तो साथ साथ में नोट करते रहना मेरा, ठीक है, पहले समझना फिर नोट करना। तो बात करते हैं बेटा हमारे पास में हमारे कंपनीज एक्ट की शुरुआत की बात करते हैं, चलो बात करते हैं। तो यहां पर 1844, लिसन टू मी गाइस, बट मैं अगर इससे और पीछे जाता हूं, समझना ध्यान से, आपने नाम सुनूंगा कंपनीज एक्ट स्टार्ट कहां से हुआ, ये कंपनी सेगमेंट आया कहां से यार, कंपनी सेगमेंट कहां से आया। आपने एक वर्ड सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स की बात कर रहा हूं मैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका कार्यकाल रहा, सुना ध्यान से, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि रही 1600 से लेके 1874 तक, 1600 से लेके 1874 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम चलता रहा, सेगमेंट चलता रहा, समझना भाई ध्यान से, ये इससे पहले की कहानी है। लेकिन बात सुनना क्या बोलने वाला हूं। इसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो खुद में एक चार्टर कंपनी थी, एक बात समझना क्या बोल रहा हूं। नॉर्मली जब हम टाइप ऑफ कंपनी पढ़ते हैं तो वहां एक वर्ड आता है यार कि कंपनीज कितने टाइप की होती है, तो हम टाइप लिखते हैं हमारे पास में चार्टर कंपनीज। चार्टर का मतलब होता है अध्यादेश, हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश, ऑर्डर पास करके। चार्टर मतलब कि राजा या रानी ने, क्वीन या किंग ने कोई ऑर्डर पास किया और किसी को पारित कर दिया, इंप्लीमेंट करने के लिए बोल दिया, तो दैट इज कॉल्ड चार्टर, चार्टर बोलते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद में क्या थी भाई, इज ए चार्टर कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इज ए चार्टर कंपनी जो कि किसके ऊपर, क्वीन एलिजाबेथ के ऑर्डर पे बनाई गई थी, ठीक है। अब इसका कार्यकाल रहा 1600 से लेके 1874 तक, इन शॉर्ट कहने का मतलब 1874 तक। इन शॉर्ट ये सारा का सारा पार्ट जब देख पा रहे हो अप टू 1874, ये पूरा पार्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का सेगमेंट चलता रहा इसके अंदर। अब बात करता हूं आगे, अब शुरुआत करते हैं हमारी कंपनी की इवोल्यूशन की 1844 से। ईयर प्लीज याद रखना, मैं ईयर में कुछ बातें बताने वाला हूं, लिखने वाले हूं, ठीक है, बात समझते हैं। 1844 के अंदर क्या हुआ, एक चेंजमेंट लाया गया, बात कर रहा हूं मैं अभी इंडिया की बात भी नहीं कर रहा हूं, इंग्लैंड की बात कर रहा हूं। 1844 के अंदर चेंजेस लाया गया। सबसे पहले कंपनी का सेगमेंट चालू किया गया जिसका नाम है इंग्लिश कंपनीज एक्ट 1844, जिसे एक नाम और बोलते हैं, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब बात समझना, पहली बार जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेगमेंट कंसेप्ट आया हमारे कंपनी एक्ट के पार्ट में, जहां पर जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट बोलूं या इंग्लिश कंपनी एक्ट बोलूं, पहली बार 1844 में स्टार्ट हुआ। सर क्या हुआ इस ईयर के अंदर, सुनना कहानी, कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कहानियां आपका एक बेस बिल्टअप करेंगे आगे, ठीक है, सुनना ध्यान से। सर इस वाले पार्ट में अलाउ किया गया, पहली बार अलाउ किया गया रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, अलाउड द रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। पहली बार इंडिविजुअल्स को बोला गया भैया ठीक है तुम लोग भी अपनी कंपनी बना सकते हो, मतलब अभी तक जो अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास था, गवर्नमेंट के पास था,
अब वो अधिकार इंडिविजुअल्स को भी दे दिया गया कि नाउ इंडिविजुअल्स जो बाकी लोग हैं वो भी कंपनीज बना सकते हैं। वो भी कौन सी? जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो यहां पर जो इंग्लिश कंपनी लिखा है इसका मतलब है जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं इसको। इसका नाम था जॉइंट स्टॉक कंपनी 1844। क्या किया गया? पहली बार रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है कि भाई कंपनी कब कहलाएगी, कोई बिजनेस कंपनी तब कहलाएगा जब उसका रजिस्ट्रेशन होगा और ये ओपन किया गया पहली बार। ठीक है, अब क्या हुआ, यही सेम सेगमेंट की जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट वाला सेगमेंट ही वही कंटिन्यू हुआ सेम टू सेम मतलब ऑफिशियली इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया कि अब कोई भी व्यक्ति चाहे, कोई भी बिजनेसमैन चाहे तो वो अपने बिजनेस को कंपनी में बना सकता है, कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है। और कंपनी का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाम ही के लिए जॉइंट मतलब मिलजुल कर पैसा लगा के कंपनी खड़ी करना, इन शॉर्ट सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये अलाउ किया गया 1850 के अंदर भी, मतलब 44 से स्टार्ट हुआ बट 1850 के अंदर भी कंटिन्यू रहा। नंबर 2, अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपके पास 1857 में दोबारा उसी सेगमेंट में जॉइंट स्टॉक कंपनी में चेंजेस आए। चेंजेस क्या है? अब सुना, पहली बार हुआ कि अब लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट, जिसे हम आज बोलते हैं ना कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, रिमेंबर। बट हमने 2 वर्ड सीखे थे, लिमिटेड प्लस अनलिमिटेड कंपनी ऑल्सो। तो अनलिमिटेड मतलब क्या था? जब मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मतलब सिंपल सी बात उनकी पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है। तो पॉइंट ये आया कि पहली बार लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ आपके 1857 के अंदर, आपके जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट के अंदर। तो इससे और क्लियर होती है कि 1857 से पहले क्या क्लियर होती है, 1857 से पहले जो कंसेप्ट हुआ करता जॉइंट स्टॉक कंपनी का वो था अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कंसेप्ट। ठीक है, आगे आता हूं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ भाई लोगों, अब कहानी और आगे बढ़ी और शुरुआत हुआ 1860 की। ये वो ईयर है, ऐसा नहीं इनके बीच में चेंजेस नहीं हुए, इनके बीच में भी चेंजेस हुए, बट ये वो एक्ट्स हैं जिसमें कुछ नए पार्ट, कुछ मेजोरिटी पार्ट अमेंडमेंट लाया गया, इंट्रोडक्शन लाया गया। अब क्या हुआ 1860 के अंदर, क्या हुआ, अब चेंजेस और आए, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट तो आ गया, ये आ गया, लो भैया आ गया। अब क्या हुआ, जॉइंट स्टॉक कंपनी वाले कंसेप्ट के अंदर अब आपके पास में 2 नए कंसेप्ट आए। 2 कौन से? बैंकिंग कंपनी का रजिस्ट्रेशन और साथ में याद रखना कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी रजिस्ट्रेशन। मतलब इन शॉर्ट कहने का लिख देता हूं, इस पार्ट को नोट कर लो सर। 2 चीजें आए, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग कंपनीज। कि अब बैंकिंग कंपनी मतलब बैंक्स की बात कर रहा हूं भाई, कि जो बैंक्स आप सुनते हैं, बैंक ही बैंकिंग कंपनी कहलाते हैं। तो बैंकिंग जो बैंक्स हैं, बैंकिंग कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन शॉर्ट अब बैंक्स भी अब कंपनी के रूप में फॉर्म हो सकते थे। तो बैंक्स का रजिस्ट्रेशन एंड कौन सा? रजिस्ट्रेशन ऑफ एनपीओ। हाँ, जिसे आप सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं उसके अंदर। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एनपीओ या इन्हीं को बोलते हैं चैरिटेबल कंपनीज, या इन्हीं को बोलते हैं हमारे पास में कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इनको भी रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया गया, इनका भी रजिस्ट्रेशन अब जाके पहली बार 1860 के अंदर अलाउ कर दिया गया, याद रखना। तो 57 में एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी कंसेप्ट, 1860 के अंदर बैंकिंग कंपनीज का रजिस्ट्रेशन और एनपीओ का रजिस्ट्रेशन, ये इंट्रोड्यूस किया गया, नया कंसेप्ट लाया गया। आगे बढ़ता हूं, याद होगा, नोट करते रहना, नोट करते रहना, पहले सुन लो बाद में नोट कर लेना। ठीक है, फर्स्ट पढ़ा कहां से कहानी शुरू हुई और कहां तक कहानी पहुंच गई। अब क्या हुआ 1860 के बाद, अब कहानी पहुंची 1866 के अंदर। अब एक बात और सुनो ध्यान से, यहां पे एक बात और बता रहा हूं, सुनना। जानते हो 1866 को एक और नाम से जाना जाता है। अभी तक यहां पर जॉइंट स्टॉक कंपनी बोला गया, ठीक है। बट 1866 के ईयर के पार्ट को एक और नाम से जाना जाता है, इसे बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। मतलब इनको नाम दिया गया सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन एक्ट नाम दिया गया। तो इस ईयर को खासकर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ता हूं, अब क्या हुआ भैया, कहानी पहुंची हमारी 1866 के अंदर। यहां पर क्या हुआ सर, यहां भी सुन लो। यहां पर अब आपके पास में इंडिया को पहली बार अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट मिला। मतलब 1860 तक कभी भी इंडिया के लिए कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट नहीं बना था, अलाउ नहीं, कहा नहीं कि इंडिया के लिए बना हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव स्पेसिफाइक इंडिया के लिए एक एक्ट बनाया गया, दैट इज कॉल्ड, अब उसे रिकॉग्नाइज किया गया 1866 के अंदर। इसलिए पढ़ने को मिलता है हमारे पास में क्या सर, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कंपनीज एक्ट। कौन से वाला, वो भी कौन सा, आई कैन यूज द वर्ड इंडिया का, तो क्या बोलूंगा, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट, एक्ट किसका, ऑफ इंडिया। तो इंडिया का बिफोर इंडिपेंडेंस, सुनना,
इंडिया का इंडिपेंडेंस से पहले सबसे पहला कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट कब आया बेटा? 1866 के अंदर आया, नंबर 1। ठीक है, अब बात सुन लो, यहां पर क्या था? यहां पर इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन, वाइंडिंग अप जैसे प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया गया कि कंपनी खुलती है तो बंद भी हो सकती है, इन्हें बंद भी किया जा सकता है। हालांकि ये प्रोविजन आगे और पढ़ने को मिलेंगे, बट यहां क्या हुआ? फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव की कंपनी बनेगी कैसे? बनने से लेके, लिसन टू मी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से लेके कंपनी के बंद होने तक के सारे प्रोविजंस अब यहां पर इंट्रोड्यूस कर दिए गए कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को यहां पर आप अपने पास में पूरा प्रोसेस कि खुलने से लेके बंद होने तक का आप यहां पर पढ़ सकते थे, यहां पर फॉलो कर सकते थे। आगे आता हूं, अब क्या हो भाई लोगों, अब कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी और कहानी पहुंची 1882 तक। अब कहानी पहुंची 1882 तक। सर ये क्या हुआ? अब सुनना, जो हमारा इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट बन चुका था, अब उसके अंदर कुछ और बदलाव की रिक्वायरमेंट थी, कुछ और चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी। वो चेंज यहां पर किए गए। क्या चेंज किए गए सर? मेनली आपका वही एक्ट कंटिन्यू हुआ, लेकिन लिख लो इसके बारे में, लेकिन यहां पर कुछ और चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें फर्स्ट था बेटा हमारे पास में, नोट करो, यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया पावर ऑफ कोर्ट्स। मतलब भैया कोर्ट्स की पावर को यहां पर स्पेसिफाई किया गया। इन शॉर्ट, अब कंपनीज के अंदर जब प्रोसेस चालू हो चुका कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से वाइंडिंग अप तक का, तो यहां पर कोर्ट का रोल क्या रहे, कोर्ट के पास कौन कौन सी पावर रहेंगी। दूसरा, साथ साथ में कोर्ट की पावर के साथ में यहां पर हमारा दूसरा फैक्टर मिला, ऑफिशियल रिकॉर्ड। लिख लो, नोट करो, ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ अमाउंट। मतलब किसका अमाउंट? अमाउंट ऑफ स्टॉक। कंपनीज के पास टोटल कितना पैसा है उसका पूरा रिकॉर्ड उन्हें ऑफिशियली मेंटेन करना पड़ेगा। रिकॉर्ड कौन सा? स्टॉक ऑफ द बाय द कंपनी। कंपनी की पूरे स्टॉक का ऑफिशियल रिकॉर्ड होना चाहिए कंपनी के पास में, उसे मेंटेन करना पड़ेगा। ये प्रोसेस भी यहां पर ऐड ऑन किया कब बेटा? 1882 के अंदर। अब एक चीज चेक कर पा रहे हो, हर एक ईयर के अंदर कुछ ना कुछ एडिशन होता जा रहा है। रिमेंबर, यहां पर पूरा प्रोसेस बन चुका, उसमें चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं। कहां पे? कि भैया इस इनकॉर्पोरेशन के अंदर, रेगुलेशन के अंदर, वाइंडिंग अप के अंदर कोर्ट के पावर क्या रहेगी, या उसके बाद में कंपनी अगर स्टॉक इकट्ठा करती है, स्टॉक का कितना कितना पार्ट किस किसने कंट्रीब्यूट किया, कौन सब्सक्राइबर है, कौन सिग्नेटरीज है, वो प्रोविजन यहां पर आया हमारे पास में। आगे बढ़ता हूं, तो यहां से कहानी होगी हमारे पास 80, 44, 50, 57, 60, 66 और 82। अब आती है हमारे पास में 1913। 1913 के ईयर को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर माना जाता है बेटा। क्यों मानते हैं? समझना ध्यान से बात को, क्योंकि रीजन इज 1908, 1908 से लेके 1928 तक कंपनीज एक्ट में, जॉइंट स्टॉक कंपनीज में बहुत सारे प्रोविजंस आए, चेंज आए थे। ठीक है, अब उन चेंजेस को कलेक्टिव पार्ट में 1913 के अंदर ही पहले रिकॉग्नाइज कर लिया गया था। इन शॉर्ट कहने का मतलब वो कंक्लूड हो गया था हमारे पास 1913 के अंदर। इसलिए 1913 इंडिया के कंपनीज एक्ट के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीजन क्या समझना ध्यान से, कि पहला आपके पास में इंडियन कंपनी एक्ट तो यहां बन चुका है, बट यहां बोला इंडियन कंपनी एक्ट 13 के अंदर यहां पर 1908 से लेके चीजें कंटिन्यू कौन कौन सी आओ लिखते हैं, नोट करते हैं इसको। यहां पर क्या नया इंट्रोडक्शन किया गया आओ समझते हैं। तो फर्स्ट नोट करो, अब यहां पर पावर वाला पार्ट तो यहां पे आ गया। अब कुछ नई चीजों की रिक्वायरमेंट हो गई थी यहां पर, कौन सी? लिखो, मैंडेटरी कर दिया गया प्रिपरेशन ऑफ MONAOA। क्या बात कर रहे हो, हम पढ़ते हैं वही वाला। यस बेटा, प्रिपरेशन ऑफ MONAOA और साथ साथ में उनका ऑल्ट्रेशन। तो आप आज जो ऑल्ट्रेशन ऑफ MONAOA पढ़ते हो वो नया नहीं है, वो 1913 से ही स्टार्ट हो चुका था, वहीं से कंटिन्यू होके आ रहा है। आगे बढ़ता हूं, साथ साथ में प्रिपरेशन के साथ में अब आपके पास में यहां पर कुछ नई चीजें और ऐड की गई कि भैया मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन ए कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए मिनिमम या मैक्सिमम नंबर की रिक्वायरमेंट जो थी बेटा, वो 1913 के एक्ट में इंट्रोड्यूस की गई थी। नंबर 2 और लिखते हैं, इसके अलावा कंपनी अगर शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है, कंपनी अगर शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं, या फिर कंपनी को रजिस्टर चैप्टर आता है मेंटेन किसका, मेंटेनिंग रजिस्टर्स डिफरेंट पार्ट्स के लिए, लोन के लिए, डिपॉजिट के लिए, मेंबर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, इन सब के लिए जो आपके पास रजिस्टर मेंटेन करना होता है उसके प्रोविजन को भी यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया। अब खुद चेक करो, यहां पर आपके पावर आई, यहां पर रिकॉर्ड करने का पार्ट है, अब यहां पर MOAA का पार्ट है। तो एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि कौन से ईयर में MOAA पूछ सकता है भैया, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता। सिंपल सी बात,
फाइनल्स के अंदर यहां पर कोई लिमिटेशन नहीं है कि कोई बोले भाई कंपनी एक्ट दिया गया तो हम स्टार्टिंग का नहीं पूछेंगे, नहीं पूछ सकता भैया। इवोल्यूशन का पार्ट आपके पास सिलेबस में दिया गया है, आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। तो पॉइंट ये आया, एमओए का प्रिपरेशन, ऑल्ट्रेशन, साथ साथ में अपनी बॉडी कौन सी होने वाली, रेगुलेटरी बॉडीज, साथ साथ में मिनिमम मेंबर कौन कौन से होंगे, रजिस्टर वाला पार्ट और शेयर सर्टिफिकेट पार्ट को यहां इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये कहानी हुई हमारे पास कहां से, 1908 से लेके 1928 तक की कहानी को कंबाइन करके एक्ट का नाम दिया गया द इंडियन कंपनी एक्ट 1913। ये हो गया, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। अब ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई, अब मैं उसकी बात करता हूं कि इंडिपेंडेंस के बाद जो एक्ट आपके लिए एक एक्सक्लूसिव एक्ट बना वो कौन सा था। और लिटरली अगर बताऊं आप लोगों को, हमारे टाइम में हमें 1956 पढ़ने को दिया गया था, क्योंकि हमारे टाइम में वही था भैया, सिंपल सी बात है। तो हमने 1956 भी पढ़ा है और 1913 भी पढ़ा है, मैंने ये दोनों पार्ट पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, आई नो द चेंजेस, कितने बदलाव इसके अंदर आए थे। तो सुनो बात ध्यान से, अब ये कहानी कंटिन्यू होती है आगे हमारे पास में। आगे कहां पे, 1956 सर, ये वो ईयर है बेटा जिसके अंदर इंडिया को उसका आफ्टर इंडिपेंडेंस पहला कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट मिला। सर कॉम्प्रिहेंसिव पहले भी आ चुका बेटा, वो बिफोर इंडिपेंडेंस का था। बिफोर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट इंडियन कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट कब बना था, 1866 के अंदर। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट इंडियन कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट कौन सा बेटा हमारे पास में, कंपनी एक्ट कौन सा था, 1956। तो बोलते हैं द कंपनीज एक्ट 1956। अब यहां पर इस एक्ट को पास किया गया, एनफोर्समेंट लाया गया था 1 अप्रैल 1956। इन शॉर्ट आपके 1956 के पहले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के अंदर ये एक्ट अप्लाई हो चुका था, देश पे अप्लाई हो चुका था। आगे इसमें कितने सेक्शन थे, सेक्शन थे 658 सेक्शन 13 शेड्यूल, लेकिन अब वो नहीं है, उसको मर्ज करके नए बन गए हमारे पास में। एज यू नो गाइस, नाउ देयर इज नॉट 470, देयर इज 484 सेक्शन इन कंपनी एक्ट 13। बट यहां पर क्या हुआ, चेंजेस की बात तो करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है सर। आपने यहां चंद बताया, यहां का बताओ सर। सुनो भाई लोगों, 1956 के अंदर अब कुछ और चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी, कुछ नई चीजें की, चेंज नहीं बोल रहा हूं, नई एडिशन की रिक्वायरमेंट थी, ये ऐड हुआ। अब क्या ऐड हुआ, 1956 में जो एडिशन हुआ बेटा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। कंपनीज का क्लासिफिकेशन होना मतलब भैया, कंपनीज अगर बनाई जाएंगी तो प्राइवेट कंपनी कैटेगरी क्या है और पब्लिक कंपनी क्या है, उसके रिगार्डिंग रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी होंगी, रेगुलेशन कैसे फॉलो होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी की पावर क्या होगी, प्रोसिक्यूशन अगर कार्यवाही कोर्ट में करनी हो तो कोर्ट में कार्यवाही कैसे होगी, कौन डील करेगा, कहां पे क्लेम करोगे, सारी चीजें 1956 में एड ऑन की गई। तो लिखते हैं इसके बारे में। इन 56 में क्या आया, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन राइट इट बेटा, वीडियो पॉज करो, अपनी वर्क में लिख लो कौन कौन चीजें ऐड हुई यहाँ पे हमारे पास में। ये ऊपर वाला पार्ट था, यहाँ पे कुछ नया नहीं था, मैंने लिखवाया था, ठीक है, डन वहां पे। इसके बाद ये नोट कर लो और आगे बताने वाला हूँ इसके बाद में। चले आगे बढ़े, आगे आते हैं। अब बात है हमारे पास में कि इसमें क्या कुछ एडिशन हुआ है, सुनना, इसको और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो 1956 के अंदर अब हमारे पास जो चेंजेस आए थे उनमें से, यहां पे लिखता हूं उसमें, उनमें से क्या क्या ऐड ऑन हुआ, लिखो। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ड, इंट्रोडक्शन मतलब एडिशन, कुछ नया पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ, लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, कंपनीज के क्लासिफिकेशन की बात यहां पे की गई, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। नंबर 2, साथ ही साथ में हमारे पास में रेगुलेशंस एंड रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी होंगी, जिनके नाम हम आज भी जानते हैं। रेगुलेशन और रेगुलेटरी बॉडीज कौन कौन सी होंगी, उनके यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर भी 1956 में डिसाइड है, हालांकि पावर पहले भी थी, बट सीजी की पावर को स्पेसिफाई किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है। अब एक बात यहां पे पूछूं आप लोगों से, गैस करना। इंटर में आपको बताया था बेटा कि सर जब भी सीजी का नाम आएगा हम बोलेंगे एमसीए, क्योंकि रीजन इज सेंट्रल गवर्नमेंट सिंपली मींस द ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज। सर कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट सिंपली मींस ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज, सभी मिनिस्ट्री के ग्रुप को सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। बट द मिनिस्ट्री विच डील्स विद द कॉर्पोरेट अफेयर, इट्स कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए बोलते हैं। बट बता देता हूं यहां पे आपको मैं, एमसीए से पहले ओनली डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स था, कॉर्पोरेट अफेयर्स था, मतलब अलग से मिनिस्ट्री को सेग्रीगेट। एमसीए नाम जो इंट्रोड्यूस हुआ वो हुआ 2003 के अंदर, 2003 के अंदर। इन 2003 एमसीए का कंसेप्ट, एमसीए को रिकॉग्नाइज नाम दिया गया कि आपको उसके बाद पावर दी गई, ड्यूटी असाइन की गई कि क्या एमसीए है। तो इसका मतलब यहां पर इससे पहले जो सीजी नाम लिख रहा हूं वो सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही थी, द डिपार्टमेंट जो सिर्फ कॉर्पोरेट अफेयर को देखता था, बट सेपरेट मिनिस्ट्री के नाम से रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था, याद रखना, ठीक है। तो क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या रहेंगी, इसको भी 1956 में एड ऑन किया गया। और क्या था भैया, प्रोसिक्यूशन,
अगर कंपनीज के ऊपर या कंपनी की साइड से कोई भी कार्यवाही होती है तो वो कार्यवाहियां कैसे होंगी, उनका तरीका क्या होगा, एनसीएलटी एनसीएलटी ये सब चीजें भी आपके पास में यहां पर ऐड ऑन की गई, चीजें ऐड ऑन की गई। ठीक है, तो गाइस ये पार्ट था 956 के अंदर हमारे पास में इवोल्यूशन हो रहा है, चीजों बढ़ रही है और चीजें ऐड होती हुई जा रही हैं। अब बात करता हूं हमारे उस एक्ट की, क्योंकि 1956 के बाद, अब सुनना कहां ध्यान से, 1956 के बाद में अब बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, बहुत सारे का नंबर है 24 टू 25 अमेंडमेंट्स। कुछ पार्ट्स में लिखा जाता है 24 अमेंडमेंट, लेकिन एक्चुअली 25 अमेंडमेंट्स हुए। 25 बार कंपनीज एक्ट को अमेंड किया गया। अब सुनना, 25 बार कंपनीज एक्ट को अमेंड किया गया। अमेंड मतलब चेंज किया गया, बदलाव लाए गए। बट कभी भी कोई चेंज इतना बड़ा नहीं था जिसे हम 75% उससे ज्यादा का चेंज माने। एज यू नो गाइज, किसी भी एक्ट का ईयर तब चेंज हो जाएगा अगर उस एक्ट के अंदर मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स आती हैं, विच मीन्स 75% उससे ज्यादा का एक्ट अगर बदल जाता है तो वो ईयर ही उसका नया ईयर कहलाता है प्रैक्टिकली। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 25 अमेंडमेंट हुई 56 के बाद से, वो इतनी बड़ी नहीं थी कि उससे पूरा एक्ट बदल गया। लेकिन 2013 वो साल है बेटा जिसके अंदर आपकी मेजॉरिटी ऑफ पार्ट, आई कैन यूज द वर्ड मोर देन 75% पार्ट हैज बीन अमेंडेड। 1986 के आपके जो सेक्शन थे उन्हें अमेंड कर दिया गया, चेंज कर दिया गया ग्लोबल लेवल पे लाने के लिए। इन शॉर्ट कहने मतलब जो ग्लोबल ट्रेंड चल रहे थे उसको देखते हुए अब देश को रिक्वायरमेंट थी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो प्रोविजन कंपनीज के लिए चल रहे हैं उन्हें फॉलो करने की। और यहां पर एक बहुत बड़ा चेंज लाया गया 2013 के अंदर। इसीलिए एक लाइन लिखी भी जाती है, क्या लिखते हैं, लिख के नोट करें, लिखी जाती है कि 2013 ने क्या किया, दिस एक्ट रिप्लेसेस द 56 ईयर ओल्ड कंपनीज एक्ट, ओल्ड कंपनीज एक्ट 1986। 2013 एक्ट जो है वो ईयर है जिसने हमारी हिस्ट्री के अंदर 56 साल पुराने एक्ट को रिप्लेस किया। आपका 56 के बाद एग्जैक्टली 2013 56 साल के पुराने एक्ट को चेंज किया विद 25 मेजर अमेंडमेंट, 25 माइनर अमेंडमेंट्स हुए थे, 25 अमेंडमेंट अमेंड हुआ था वो। ठीक है, तो बात करते हैं अब हमारा मेन पार्ट जो है वो है कंपनी एक्ट 13 बेटा। अब एक बात समझना, ये पूरा पार्ट 13 तक क्या था, इवोल्यूशन का पार्ट है। इवोल्यूशन के पार्ट के ऊपर बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है, अलाउड है, उसको ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। अब सुनो भाई लोग, कुछ बात है प्यारी प्यारी, वो पार्ट जो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इस पार्ट में अब भी कुछ चीजें आएंगी जो हम थोड़ा स्पीडली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से। आज जिस ईयर को हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड द कंपनीज एक्ट 13 गाइस। बट यहां पर अब आपको कुछ चीज जानने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब आपको लिखने के टाइम पर इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। सुनना बात ध्यान से, कंपनीज एक्ट 13 शॉर्ट में बोलता हूं। लेकिन क्या मुझे एक बात बताओ, आज जो ईयर चल रहा है 24, 25, 26 जो भी अपने ईयर चल रहा है, माई क्वेश्चन इज गाइस, क्या 2013 के बाद से कंपनी एक्ट में बदलाव नहीं आया क्या? थिंक अबाउट वंस। क्या 2013 के बाद से कंपनीज एक्ट में चेंजेस नहीं आए? कैसा चेंजेस तो आए, हम पढ़ते भी हैं ऐसा चेंजेस तो, बट चेंज आए और कुछ नई चीजें भी तो आई। मतलब दोनों में फर्क है, हाँ दोनों में फर्क है। अगर एक्ट में मैं बोलता हूं एक्ट में कुछ चेंजेस आए, एक्ट में कुछ चेंजेस आए, तो चेंज को बोलते हैं बेटा अमेंडमेंट्स बोलोगे। तो जिस ईयर में चेंज आए वो ईयर बन जाएगा अमेंडमेंट एक्ट, वो ईयर बन जाएगा अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन जिस ईयर में अगर कुछ नया इंट्रोड्यूस किया गया, कुछ नया इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो ईयर बन जाएगा रूल्स एक्ट। क्या बोलेंगे? रूल्स बोलते हैं। कुछ नए लाए वाले पार्ट को रूल्स बोलते हैं, चेंज हुए पार्ट को अमेंडमेंट बोलते हैं। इसीलिए 2014, 15, 16, 17 हर साल में बेटा रूल्स भी ऐड ऑन हुए और कुछ चेंज भी हुआ। और चेंज मेजर चेंज नहीं थे, इसलिए उन्होंने कोई एक्ट चेंज नहीं किया। सुनना बात ध्यान से। तो पॉइंट ये आया सर, अगर आपके पास में अमेंडमेंट के बारे में लिखना है, अमेंडमेंट का ईयर याद रखना है, तो वहां पर अमेंडमेंट ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जैसे कंपनीज एक्ट ब्रैकेट में अमेंडमेंट, फिर उसके बाद में उसका ईयर लिखा जाता है। सेम अगर रूल्स के बारे में लिखना है, कुछ नया पार्ट लेके आते हो, जैसे रूल नंबर 30 आया, रूल नंबर 40 आया, 14 आया, क्या थे रूल्स कि कुछ नए एडिशन लाए गए, तो वहां पर हम लिखते हैं कंपनीज ब्रैकेट में रूल्स एक्ट, उसके बाद में उसका ईयर, जैसे 2017 था, 14 था, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो लिखने का ध्यान रखना कि आपको अगर मेन एक्ट लिखना है तो कंपनी 13 लिखोगे, अमेंडमेंट लिखना है तो उसके साथ में अमेंडमेंट का ईयर लिखा जाएगा, ना कि 2013 लिखा जाएगा। ठीक है, आगे आता हूं। अब बात करते हैं 56 साल पुराने एक्ट को बदलकर अब ऐसा क्या मिला हमारे देश को जो कि इतना ज्यादा कीमती था, इतना ज्यादा प्यारा था। वही प्यारा एक्ट हमारा कंपनीज एक्ट 2013।
आओ बात करते हैं, सुनो बात ध्यान से सर। बात करते हैं पहली बात, ये एक्ट हमारे पास में कब एनफोर्स हुआ आपकी जनरल पब्लिक पर। अब यहां पर सुनो ध्यान से, मैं आपको ये बताना रिक्वायरमेंट नहीं समझता, यहां पर आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि लॉ कैसे बनता है भाई, ठीक है, कि पार्लियामेंट के 2 हाउसेज है, राज्यसभा लोकसभा, वहां पे बिल पास होगा, बिल पास के बाद में डिबेट चलेगी, डिबेट वोटिंग होती है, वोटिंग के बाद उसमें पासिंग जब फेवर में वोट मिल जाते हैं, उसके बाद में प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, उसको बोलते हैं असेंट ऑफ प्रेसिडेंट बोलते हैं, सहमति मिलना, उसके बाद बिल आपका एनफोर्स होता है। नई रिक्वायरमेंट है भाई, नई रिक्वायरमेंट है। यहां रिक्वायरमेंट है इस चीज की कि कंपनी एक्ट 13 में कितने सेक्शन है, कौन कौन से पार्ट यहां पर आपके पास में अप्लाई होते हैं, क्या क्या चीज नई ऐड ऑन हुई है जो आपको इंटर में पढ़ने को नहीं मिली, फाइनल में पढ़ने को मिली, वो चीजें आपको सेंटर्ड होके समझनी है, सेंटर्ड समझनी है। आओ बात करते हैं, सुनो बात ध्यान से। पहली बात, कब एनफोर्समेंट हुआ, केम इनटू फोर्स का हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको ये याद भी होगा। कंपनी एक्ट 13 कब जनरल पब्लिक पर अप्लाई हुआ, इसी को बोलते हैं केम इनटू फोर्स, इसी को बोलते हैं एनफोर्समेंट, इसी को बोलते हैं एनफोर्समेंट। किस दिन एनफोर्स किया गया, तो डेट है बेटा 29 अगस्त 2013। 29 अगस्त 2013 के अंदर आपके पास जनरल पब्लिक पर एक्ट अप्लाई हो चुका था। कैसे, आफ्टर 25 अमेंडमेंट, 25 अमेंडमेंट होने के बाद। मैंने बोला कुछ बुक्स में, गूगल पे भी आप चेक करोगे तो वहां पे 24 दिखा देगा आपको, बट कुछ प्लेसेस पर 25 है, लेकिन एग्जैक्टली कितना था, 25 बार अमेंड हुआ आपका 1956 के बाद से ये एक्ट, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जो हमने पहले पढ़ेंगे, कौन सा, कंपनी एक्ट के अंदर 13 के अंदर कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जो कि आपके पास में रोल प्ले करती हैं। अब सुनना बात ध्यान से, आपने रोल प्ले के अंदर अथॉरिटी पढ़ी थी 2 टाइप की, वन इज कॉल्ड कंप्लायंस, दूसरा कंप्लेंट अथॉरिटी, जो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले कुछ वर्ड सीख लो। सर एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इस पूरे एक्ट को कौन गवर्न करता है, कौन चलाता है, चलाता कौन है, रिमेंबर। तो बात आती पहले हमारे पास में सबसे पहले नाम आया सेंट्रल गवर्नमेंट, और एज यू नो गाइज 2013 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेसिफाई है हमारे पास में एमसीए, दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। आज के दिन कोई भी कंपनी के रिगार्डिंग कोई प्रोविजन चेक करने हो, कौन से प्रोविजन बनाए जाएंगे, कोई नई रेगुलेशन आएगी, कुछ चेंज आएगा, वो सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ही देखती है, जिसकी अलग से वेबसाइट भी कौन सी, www.mca.gov.in। और आप लोग इस पे काम भी कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर देंगे इसके बाद में, ठीक है। तो बात करते हैं क्योंकि ये वेबसाइट आपको बहुत काम आने वाली है, ठीक है। आगे आता हूं, आरओसी, जिसे हम शॉर्ट में आंटी बोलते हैं भाई, हम इंटर लेवल से इसको आंटी बोलते हैं। आरओसी कौन है, आंटी। आंटी मतलब भैया रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कौन है, जिनसे सिंपल सी बात, जब जब कंपनीज एक्ट में कभी भी कोई चेंज आया, कुछ नया प्रोविजन लेके आए, कुछ भी करोगे ना, इसको खबर देने की रिक्वायरमेंट है, इसके पास खबर पहुंचनी चाहिए। क्यों सर, सुनो ध्यान से बात को, क्यों सर, ये वाला सेशन जो आज ले रहा हूं, ये पूरा कंपनी के इवोल्यूशन इंट्रो के बारे में बता रहा हूं, ताकि एटलीस्ट एक पूरी क्लैरिटी रहे कि अब जो आगे पढ़ना है वो किस अकॉर्डिंग पढ़ना है, हमें कैसे पढ़ना है, डिटेल में जाके पढ़ना है, डीप में जाके पढ़ना है। सुनो ध्यान से, आरओसी वो आंटी है बेटा जिसके पास भी कंपनीज में आने वाले कोई भी चेंजेस को उसकी इंटीमेशन दी जाएगी, क्योंकि ये कंपनी के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग उसके वाइंडिंग अप के प्रोसेस के दौरान में सारी इंफॉर्मेशन रखेगा। क्यों रखेगा भाई, क्योंकि रीजन इज आरओसी ही वो डिपार्टमेंट है, ये वो आंटी है बेटा जो कंपनीज और पब्लिक के बीच में एक क्या कहते हैं, दोनों को बांध के रिलेशन बिल्टअप करती है। मतलब इन शॉर्ट, अगर पब्लिक को कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी के रिगार्डिंग चाहिए तो आरओसी से ही लेता है। तो इन शॉर्ट आरओसी को आप बताओगे नहीं तो पब्लिक तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी नहीं, रिमेंबर। तो पॉइंट ये आया, और ये पहुंचना रिक्वायर्ड है, अदरवाइज तुम्हारा ऊपर फॉल्ट आएगा, भैया तुमने गलती कर दी, सिंपल सी बात। तो बात समझते हैं, आरओसी एडमिन अथॉरिटी और ऑफिशियल लिक्विडेटर, ये वर्ड आपने पहले नहीं पढ़ा, इंटर में आप पढ़ोगे जाने के, दोनों पढ़ चुके हो, सीजी पढ़ चुकी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ चुकी हो, ये पढ़ चुके हो। अब आया ऑफिशियल लिक्विडेटर, जहां जहां वर्ड नहीं आएंगे मैं लिखवाऊंगा उसके बारे में, तो नोट करो बेटा, किसे कहा जाता है ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो नोट यहीं पे नोट कर लो, किसे बोलते हैं, लिखो। कौन होता है भैया, लिक्विडेटर। कंपनी जब लिक्विडेट करेगी तो उसके प्रोसेस को फुलफिल करवाने वाली अथॉरिटी, आई कैन यूज, लिखो कौन है बेटा, इट इज अपॉइंटेड बाय, ऑफिशियल लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड बाय सीजी। तो क्वेश्चन ने पूछ लिया हु अपॉइंट्स दी ऑफिशियल लिक्विडेटर, आंसर है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है आपके ऑफिशियल लिक्विडेटर्स को। रिमेंबर क्या करते हैं लोग, अपॉइंट बाय सीजी, किस लिए, टू लुक या टू ओवरलुक द प्रोसेस ऑफ, ऊपर कर दो इसको, ओवरलुक द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कंपनीज के बंद होने के रिगार्डिंग, कंपनीज के वाइंडिंग अप होने के रिगार्डिंग जितने भी सारे प्रोविजंस हैं
उन्हें चेक करना, उन्हें बनाना और प्रोसेस को फॉलो करवाना, ये काम है ऑफिशियल लिक्विडेटर का। मतलब इन शॉर्ट वाइंडिंग अप का पूरा तरीका कैसे चलेगा, ये काम किसका है, ऑफिशियल लिक्विडेटर का होता है बेटा। ठीक है, अब दो वर्ड और सुन लो ध्यान से। कंपनी में दो वर्ड सीखने को मिलते हैं, एक होता है वाइंडिंग अप, एक होता है लिक्विडेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है भाई? वाइंडिंग का मतलब कंपनी बंद हो रही है, मेंबर खुद कर रहे हैं या कोर्ट करवा रहा है। बट लिक्विडेशन सिंपली मींस कंपनी के अंदर इतना लॉस हो जाए कि अब कंपनी लॉस के बिना नहीं चल पाएगी, जैसे बोलते हैं ह्यूज लॉस। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करता है, जिसे बोलते हैं लिक्विडेटर, जो कंपनी की सारी एसेट्स को रिवैल्यूएट करता है, वैल्यूएशन निकालता है और बेचकर उस प्रॉपर्टी को कंपनी के लोन चुकाता है। रिमेंबर दैट इज ए काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन बोलते हैं। उस व्यक्ति को बोलते हैं लिक्विडेटर बेटा। ठीक है, आगे आता हूं। दूसरा वर्ड हमारे पास यहां पर कौन सा है सर? पब्लिक, कौन सी? पब्लिक ट्रस्टीज। ये दोनों वर्ड नए हैं, लिक्विडेटर पहले पढ़ चुके हो। पब्लिक ट्रस्टी कौन होगा? ये वर्ड वो है जो आपके आएंगे अभी, क्योंकि एडमिन अथॉरिटीज है ना। तो एग्जांपल क्वेश्चन पूछा, हु इज नॉट एन एडमिन अथॉरिटी ऑफ कंपनी 13। तो आप यू कैन नोटिस कि ये है और कौन नहीं है। चलो तो बात करते हैं, पब्लिक ट्रस्टी को भी एडमिन अथॉरिटी माना गया है। होते कौन है भाई? लिख लो। पब्लिक ट्रस्टी का मतलब बेटा देखो, पब्लिक ट्रस्टी मतलब पब्लिक जिस पे विश्वास कर रही है। कौन है भाई ये लोग? आओ लिखते हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये बेटा, नोट करो इसके बारे में। सर दे आर द स्टेट ऑफिशियल्स। सभी स्टेट के अंदर कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है। ऑफिशियल किस लिए? बिटवीन द कंपनी एंड द पब्लिक। कंपनी एंड पब्लिक एक रिलेशन बिल्टअप करते हैं। कौन बेटा? कंपनी और पब्लिक के बीच में एक रिश्ता, मीठा रिश्ता बना रहे, ये काम इनका होता है। मीठा रिश्ता मतलब बेटा जहां जहां पर, सुन लो, जहां जहां पर वेयर एवर मनी इन्वॉल्व्स, लिख लो, wherever money involves, जब जब पैसे का इन्वॉल्वमेंट आएगा, जब जब पैसे की बात आएगी, ये पब्लिक ट्रस्टी वहां पर साक्षात रूप से प्रकट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इनका काम है ये, कंपनी कभी भी पब्लिक के साथ कोई गड़बड़ी ना कर दे। तो हर एक स्टेट के अंदर स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं जो कि कंपनी और पब्लिक के बीच में रिलेशन बिल्टअप करते हैं। इनका काम है जहां भी पैसा इन्वॉल्व होगा वहां पर वो एक्टिव हो जाएंगे, वहां वो रोल प्ले करेंगे चीजें ठीक करने के लिए। तो वो उन्हें बोलते हैं पब्लिक ट्रस्टी बोलते हैं। दूसरा ये पढ़ चुके हैं एनसीएलटी और एनसीएलटी, नाम आगे भी आने वाला है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जानते हैं कौन होता है एनसीएलटी? नाम बताओ, गेस करो। एनसीएलटी इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। मतलब सबसे लोअर लेवल पे कंपनीज के लिए अलग से कोर्ट है। मतलब सर क्या मतलब हुआ? आपने ऊपर वर्ड सुना इवोल्यूशन का, पावर ऑफ कोर्ट्स का वर्ड आया। ठीक है, नॉर्मली हमारे देश में अगर कोई भी केसेस होते हैं, एक कहानी सुनना ध्यान से, हमारे देश में अगर कोई भी केसेस होते हैं, कोई भी केस होते हैं, झगड़े हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो नॉर्मली उसके लिए कोर्ट सिस्टम डिफरेंट है भाई, डिफरेंट है। मजिस्ट्रेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन कंपनीज के अंदर अब यहां पर यह रिक्वायरमेंट कि अगर कंपनीज में एम्प्लॉइज का कंपनी के साथ में, इन्वेस्टर का कंपनी के साथ में, शेयर होल्डर्स का, डिबेंचर होल्डर, इनका कोई झगड़ा होता है, मनी के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट्स आता है, कोई झगड़े होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसके लिए केस कहां लड़ोगे भाई? केस कहां लेके जाओगे? सुनना मेरी बात ध्यान से क्या बोल रहा हूं। उसके लिए केसेस कहां लड़ोगे? तो क्या इसके लिए मैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट जाऊं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊं, हाई कोर्ट जाऊं? नहीं भाई, वहां पे ऑलरेडी इतने लाखों केस पड़े हुए पेंडिंग में जिनका सोल्यूशन आज तक नहीं निकला। तो फास्ट ट्रायल के लिए, सुनने क्या बोल रहा हूं, फास्ट ट्रायल के लिए कि जल्दी से चीजों को रिजोल्व किया जा सके, इसलिए कंपनीज के लिए कोर्ट सिस्टम डिफरेंट बनाया गया। दैट इज कॉल्ड एनसीएलटी, जिसे हम शॉर्ट में अपने एक्ट में बोलेंगे ट्रिब्यूनल। तो जहां जहां पर ओनली द वर्ड ट्रिब्यूनल आएगा उसका नाम है एनसीएलटी बेटा, द कोर्ट ऑफ लॉ विच डील्स विद द डिस्प्यूट बिटवीन ऑफ द कंपनीज एंड द स्टेक होल्डर्स, इन शॉर्ट कहने का मतलब। दूसरा एनसीएलटी, एनसीएलटी इज नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। मैं लिखवाना हूं, नाम पहले पढ़ चुके हो और ये मास्टर बुक में दिया पूरा, मैंने ध्यान रखना। एनसीएलटी अभी समझा रहा हूं, फिर दिखाऊंगा पूरा पार्ट कि कहां पे मास्टर बुक में पूरा पार्ट हमारे पास में। ठीक है, सुनो, एनसीएलटी मतलब अगर कोई केस लड़ा कंपनी के रिगार्डिंग, आपने लगा, एम्प्लॉइज थे, आप स्टेक होल्डर थे, अब वो केस आपने कहां लड़ा? ट्रिब्यूनल में लेके गए। बट ट्रिब्यूनल में जाने के बाद केस अगर आप हार जाते हो, ये ट्रिब्यूनल ने, एनसीएलटी ने आपके फेवर में जजमेंट नहीं दिया, तो कहां जाओगे? बोला हम जाएंगे भाई एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी इज अपीलिंग अथॉरिटी। ए मतलब अपीलिंग, अपील कर सकते हो। अगर कोई केस हो गया तो उसकी
आपकी उसके लिए आप याचना कर सकते हो, अपील कर सकते हो, कहां पे? एनसीएलटी के अंदर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आता है देश के अंदर हमारे पास, कंपनी एक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बात कौन सी हमारे पास में कि एडमिन में कौन कौन चीजें आती हैं, मैं नाम लिखवा दिया इसके। आगे बढ़े, चलो भैया। उसके आगे हमारे पास में बात है कि टास्क ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नाम पहले पढ़ चुके भाई। इनकॉर्पोरेशन से रिगार्डिंग जितने सारे प्रोविजंस हैं उनको फॉलो करवाना स्टेट लेवल के ऊपर। कौन देख रहा है भाई? स्टेट। मतलब क्यों बोल रहा हूं स्टेट? क्योंकि रीजन इज, एज यू नो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी डिपार्टमेंट, जो नाम है रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जितने भी चीजें वो ध्यान रखने वाला पर्सन, उसका रिकॉर्ड रखने वाला पर्सन। तो पॉइंट क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कौन है बेटा? इनकॉर्पोरेशन से रिगार्डिंग जितने भी सारी चीजें हैं, इन शॉर्ट कहने का मतलब कंट्रोल बाय आरओसी, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बोलते हैं। तो हर एक स्टेट में एक आरओसी होता है, ये हम पढ़ते हैं। ईच एंड एवरी स्टेट इज हैविंग वन आरओसी। लेकिन हम ये भी पढ़ते हैं कि कुछ स्टेट ऐसी है जहां पर 2 आरओसी है, कुछ स्टेट ऐसी है जहां पर 7 स्टेट का एक ही आरओसी है। ये बात हम आगे पढ़ने वाले हैं अपने पास में, ठीक है। और पहले पढ़ भी चुके हैं कि महाराष्ट्र का पॉइंट है, चेन्नई तमिलनाडु का पॉइंट है, यहाँ 2 आरओसी है। ऑब्वियस नंबर ऑफ कंपनी ज्यादा है, काम ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, इसलिए आरओसी भी ज्यादा है बेटा, ठीक है। आओ बात करते हैं। चलो यहां तक क्लियर है बेटा? होपफुली यहां तक क्लियर, क्योंकि बातें वही है, बस कुछ कुछ वर्ड नए आ रहे हैं आपके पास में फाइल में, वो आपको बता रहा हूं लक्ष्य में आपको, ठीक है। आगे बढ़ूं, चले आगे आते हैं। एक्ट चेंज हुआ, पार्ट हो गया, आगे आते हैं। द नेक्स्ट वन इज, अब बात करते हैं हमारे कंपनी थर्ड के इंट्रोडक्शन। सर ये क्या था? ये आपके एक्ट के बारे में बता रहा, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी एक्ट के इंट्रो के बारे में, वो इंट्रो जो पहले पढ़ चुके हो, बट अभी और पढ़ते हैं, तरीके से पढ़ते हैं और ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है। से कंपनीज का इंट्रोडक्शन के बारे में पहली बात आती है हमारे पास में कि भैया डेफिनेशन क्या है। दूसरा, एप्लीकेबल सेक्शन कौन सा? सेक्शन याद रखने? हाँ बेटा, अब बोल रहा हूं मैं। इंटरेस्ट मैंने कहा था कि सेक्शन को याद रखना मैंडेटरी, लेकिन अब सुनो ध्यान से, फाइल्स के अंदर आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो मैं लिखवाऊंगा, नोट करेंगे, उन्हें याद करना है, उन्हें याद रखना है। उनकी लिस्ट भी आपको दूंगा अलग से मैं, इवन आप भी लिस्ट बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेशन सेक्शन कब कहाँ का एप्लीकेबल है, कब एप्लीकेबल हुआ, और कितने सेक्शन, कितने शेड्यूल, कितने चैप्टर्स हैं, वो लिखवाने वाला भी आपको मैं। सुनो ध्यान से बात को, मैंने कहा था लिखवाऊंगा, वर्कबुक है बट वर्कबुक में लिखवाता हुआ चलूंगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो बात ध्यान से, द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो 2 बातें सुनना ध्यान से। आपकी कंपनी की डेफिनेशन को सुनना ध्यान से बेटा, आपकी कंपनी की डेफिनेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। डिवाइड किया गया मतलब सर, कंपनीज को डिफाइन करना 2 तरीके से है। अब आप जानते हो, जैसे जैसे कंपनी एक्ट इवॉल्व हुआ, चेक करना बेटा, जैसे जैसे कंपनी एक्ट इवॉल्व हुआ, मतलब इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन के साथ चीजें एड ऑन होती चली गई। रिमेंबर, इवोल्यूशन के साथ में चीजें जुड़ती चली गई। बट पॉइंट ये आया कि क्या अलग अलग लेवल पर कंपनीज की डेफिनेशन भी अलग अलग थी। मतलब बेटा, आप जो बोलते ना फीचर्स ऑफ कंपनी, कि कंपनी होती क्या है भाई, अलग अलग कोर्ट ने, उन कोर्ट के जो जज थे, जो लॉर्ड बोलते थे पहले, लॉर्ड जो जजेस थे, उन्होंने अलग अलग चीजों को डिफाइन किया कि कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट, परपिचुअल सक्सेशन, सेपरेट प्रॉपर्टी, पढ़ते हो ना अपने पास में, ये पढ़ेंगे हमारे पास में। तो पॉइंट इज, ये फीचर्स किसी ने घर बैठ के नहीं लिखे हैं बेटा, ऑल दीज फीचर्स आर दी प्रोविजंस। कोर्ट ने जिन आधार पर अलग अलग केसेस में जजमेंट्स दिए पूरे इवोल्यूशन के दौरान, सुनो बात ध्यान से, कंपनीज एक्ट के पूरे इवोल्यूशन के दौरान कोर्ट ने जहां जहां पर जो केसेस के जजमेंट दिए, डिसीजंस दिए, वो डिसीजन जिस आधार पर दिए, सुनना क्या बोल रहा हूं, जजमेंट दिए, और जजमेंट जिस आधार पर, जिस बेसिस पर दिए, वो बेसिस बन गए हमारे पास यहां पर क्या, प्रोविजन बन गए। तो नॉर्मली जजेस की डेफिनेशन अलग होती चली गई, जैसे प्रोविजन आता रहा वो जुड़ के डेफिनेशन बनता चला गया। कि एग्जाम पहले था कि कंपनीज एक्ट, कंपनी का मीनिंग क्या है, कंपनीज मीन सेपरेट लीगल एंटिटी, दैट्स इट। फिर आया नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी आई, कंपनी सिंपली मींस कंपनीज हैविंग अ बिजनेस, कौन सा, व्हिच इज हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी एज वेल एज सेपरेट या कॉमन सील, नंबर 2। तो जुड़ते चले गए, डेफिनेशन बन गए। लेकिन मुझे आपसे पूछना है, कौन सी डेफिनेशन को हम फॉलो करेंगे? क्या मैं जजेस की डेफिनेशन फॉलो करूं, लॉर्ड्स की, या मैं वो फॉलो करूं जो मुझे मेरा एक्ट, मतलब मेरा स्टैट्यूट बता रहा है? सर, जो हमें अपना एक्ट बता रहा है। क्या बोलोगे, नहीं बोलोगे भाई? एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हम उसी को फॉलो करेंगे। तो पॉइंट क्या है, एक्ट में लिखी हुई है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 20 में हमारी कंपनी डेफिनेशन चेंज नहीं होने वाली, जो इंटर पड़ी वही यहां पर भी है बेटा। कौन सी डेफिनेशन है? बोला सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 20 कहता है कंपनी मींस ए कंपनी,
कौन सी कंपनी? विच इज रजिस्टर्ड, मतलब जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है। और ये बात तो 1844 में बता दी गई थी कि कंपनी वही कहलाएगी जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कौन से? अंडर द कंपनी एक्ट 13 और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। और आई थिंक अब आपको ये आइडिया हो चुका है कि क्या मतलब हुआ प्रीवियस कंपनीज एक्ट का। मतलब सारा वही कुछ खेल जो आपने यहां पढ़ा। ये सब कुछ क्या है भाई? ये सब कुछ क्या है? ये सारे प्रीवियस कंपनीज एक्ट ही तो हैं, जिसको अभी डिटेल में पढ़ लिया है हमारे पास में। चलो आगे बढ़े। चलो, मैंने कहा था ना हर चीज आपस में चेन में जुड़ेगी, ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ता हूं। तो क्या बोला? कंपनी मीनिंग क्या है? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन, याद करो, सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 20 डिफाइन करता है कंपनी को। ए कंपनी मींस ए कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 13 और अंडर एनी अदर प्रीवियस कंपनी एक्ट, व्हिच मींस 56, 1913, 82, 66, 60, 57, 50 और 44। ठीक, आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ते हैं। अगला पढ़ा है कंपनी का एम्बिट। एप्लीकेबल मतलब एम्बिट बोलते हैं शॉर्ट में। एम्बिट मतलब कंपनीज एक्ट कहां पर एप्लीकेबल है। यहां पे दो बात सुन लो ध्यान से बेटा। सेक्शन नंबर 1 ऑफ द एक्ट डिफाइन करता है एप्लीकेबल सेक्शन को। 220 किसके बारे में? डेफिनेशन के बारे में। अब बताइए भैया, कंपनीज एक्ट कहां पर एप्लीकेबल है और किन किन कंपनीज पर एप्लीकेबल? दोनों में फर्क है भाई, ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। तो सेक्शन नंबर 1 बात करता है कि कंपनी कहां एप्लीकेबल। तो आज क्या बोलोगे? कंपनी एक्ट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। यू कैन राइट दिस वर्ड, लिख लो इस बात को, टू द होल ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया पर हमारा कंपनी एप्लीकेबल है। दिस इज सेक्शन नंबर 1 बेटा, लिख लो, इट इज सेक्शन नंबर 1। बट सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन 4 ये किसके लिए बेटा? सेक्शन 1 सेक्शन 4 किसके लिए? ये है बेटा कि आपका कंपनी किन किन कंपनीज पर एप्लीकेबल है। ये पहले वही सेम वर्ड, सेम टॉपिक है, इंटर वाला ये ना रखना। तो वर्ड कौन सा है बेटा? पहला बोला कंपनी एक्ट एप्लीकेबल है कौन कौन सी? उन सारी कंपनीज पर जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कंपनी 13 में या किसी प्रीवियस कंपनी एक्ट के अंदर। मतलब सारी की सारी वो कंपनीज जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी कंपनी जिनके अलग से एक्ट भी हैं, उन पे भी एप्लीकेबल है। तो वर्ड क्या है इसका मतलब? खुद के एक्ट हैं, फिर हम क्यों फॉलो करेंगे एक्ट कंपनी एक्ट को? क्योंकि सिंपल सी बात, इसका मतलब ये होता है कि भैया वो सारी कंपनी जिनके खुद के एक्ट में अगर कोई बात नहीं लिखी गई, कोई प्रोविजन नहीं लिखा गया, तो वो किसका प्रोविजन फॉलो करेंगे? तो आंसर है कंपनी 13 का प्रोविजन फॉलो करेंगे। Which means that बेटा कौन कौन सी कंपनीज है? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिक जनरेशन, पावर जनरेशन कंपनीज, रिमेंबर गेल भेल की बात कर रहा हूं। स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब जिनके खुद के अलग से एक्ट हैं, रिमेंबर कंपनी नोटिफाइड बाय सीजी, हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। वो सारी कंपनी, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी हो या पावर जनरेट करने वाली कंपनीज हो, रिमेंबर इनकी खुद के एक्ट हैं, खुद के एक्ट अलग से बने हुए हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अलग बना हुआ हमारे पास में, इंश्योरेंस एक्ट अलग बना हुआ हमारे पास में। तो अलग से एक्ट इनके पास है, बट फिर भी इनके ऊपर कंप्लेंट फॉलो होगा। कब फॉलो होगा? इट इज फॉलोड व्हेन नथिंग इज स्टेटेड। इन शॉर्ट, फॉलोड, कंप्लेंट विल बी फॉलोड कब होगा बेटा? व्हेन नथिंग इज स्टेटेड या व्हेन एनीथिंग इज नॉट स्टेटेड। आई कैन यूज द वर्ड व्हेन फॉलोड, जब कुछ भी इनमें नहीं लिखा हुआ, मतलब कोई स्पेसिफिक प्रोविजन के रिगार्डिंग कुछ नहीं लिखा हुआ, तब यहां फॉलो होगा। एग्जांपल दूसरा, एग्जांपल के लिए मतलब मैं कहता हूं, एग्जांपल सुनना ध्यान से, एक बात सुनना, मैं कहता हूं भैया मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पार्टनरशिप बिजनेस। एग्जांपल सुनना, मतलब पार्टनरशिप कहां से आ गया, सुनो ध्यान से, एग्जांपल समझ में आएगा। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर मैक्सिमम पार्टनर के बारे में नहीं बता रखा, लिखा ही नहीं उस एक्ट के अंदर, मिनिमम लिखा हुआ 2 होने चाहिए। तो कहां से फॉलो किया? कंपनीज एक्ट ने उसके प्रोविजन को अप्लाई कर दिया। Which means पार्टनरशिप के मैक्सिमम पार्टनर कितने होंगे? बोला 50 से ऊपर नहीं होंगे। व्हाट इज दिस? रिक्वायरमेंट कहां पे? कंपनी ने लगा दी। तो इसका मतलब अगर किसी एक्ट में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, जनरेशन कंपनी में, नोटिफाइड सीजी के अंदर, अलग से एक्ट वाले पार्ट के अंदर, आपका इंस्टीट्यूट कौन सा आता है पता ना? आपका या हमारा इंस्टीट्यूट किसके अंदर आता है? हमारा किसमें आता है? स्टैट्यूटरी कंपनी के अंदर आता है। अलग से स्टैट्यूट है, विच इज हैविंग ए सेपरेट एक्ट, इसका अलग से अपना एक्ट है। रिमेंबर वो सब कंपनी कौन सी है? उन्हें बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज बोलते हैं बेटा। नोटिफाइड बाय सीजी का मतलब कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिनको नोटिफिकेशन के थ्रू, बाय नोटिफिकेशन मतलब बाय कितना, पब्लिशिंग इन, पब्लिश करके, पब्लिशिंग इन ऑफिशियल गजट, गवर्नमेंट की जितनी भी सारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है वो किस में आती है? ऑफिशियल गजट के अंदर आती है। तो वहां पे नोटिफाई कर जिनको कंपनी बना दे, कंपनी थी नहीं, MTNL उसका पार्ट है बेटा। तो व्हाट इज क्या है हमारे पास में? सर इंडियन ऑयल, रिमेंबर भारत पेट्रोलियम किसके पार्ट है? इसके अंदर आते हैं। तो पॉइंट इज कॉल, इस सब कंपनीज पे कंपनी अप्लाई होगा। नंबर 2 कहां कहां एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया नाउ। और उसके बाद कौन सा वो हमारे पास में किन किन कंपनी में एप्लीकेबल है? सेक्शन नंबर 1, सेक्शन 1, सेक्शन 4, अलग अलग पार्ट है। आगे बढ़ता हूं। इसके अलावा बात पढ़ते हैं कि सर हमें सेक्शन कितने याद रखना है। आप सुन लो भाई ध्यान से,
याद करो, इंटर लेवल पे मैंने बताया था आपको कि बेटा सेक्शन चेंज हो चुके हैं, तो क्या आप पुराने याद रखोगे? नो। इवन यू फाइंड गूगल ऑल्सो दैट इज 470 लिखा हुआ मिलेगा आपको। नो, नाउ इट हैज बीन चेंज। और ये आज तक की बात करो, आगे भी चेंजेस आएंगे, तो आपको हमेशा अपडेट रहना है कि कौन कौन से सेक्शंस हम यहां पर लेके चलने वाले हैं। तो इसी बात और क्लियर होती है हमारे पास में कि हम जो क्लास कर रहे हैं अपने पास में, वो सारी क्लासेस एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट चल रही है हमारे पास में। ठीक है, अब बात सुनते हैं। तो वर्ड आया हमारे पास में, सर कितने टोटल नंबर ऑफ सेक्शन हैं? कितने सेक्शन है? बोला भैया टोटल सेक्शन कितने? 484। कंपनी एक्ट सेक्शन में अब 470 नहीं, 484 सेक्शन। क्योंकि रीजन इज कुछ सेक्शन ऐड ऑन किए गए, कुछ हटाए भी गए। रिक्वायरमेंट है भैया, ऐड ऑन किए हटाए भी गए। तो कितने हटे? 470 थे, 43 हटा दिए गए और 57 सेक्शन न्यू ऐड ऑन किए। तो नाउ द लेटेस्ट सेक्शन इज 484 सेक्शंस। ये वाले हैं। चैप्टर कितने हैं? नाउ चैप्टर्स बिकम 42 चैप्टर्स। अब कंपनी एक्ट में 42 चैप्टर्स। तो सारे पढ़ने, सारे नहीं पढ़ने भाई, आपके मॉड्यूल के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से आपको सारे चैप्टर्स नहीं दिए गए हैं। मैं आगे आता हूं। और 7 शेड्यूल, शेड्यूल अभी वही इतने हैं, शेड्यूल इतने हैं बेटा। चैप्टर कितने? चैप्टर कम हो गए और आपको कुछ चैप्टर इंटर पढ़ा दिया, फाइनल पढ़ा दिया, कुछ आगे पढ़ने को मिल सकता है आपको। ठीक है, आगे मतलब जब आप कुछ एडवांस पढ़ना चाहोगे उसमें मिल जाएगा आपको। बट द पॉइंट इज नाउ हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो नंबर कम है हमारे पास में। आगे आता हूं। सर शेड्यूल्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बात करें, आओ। जब इंट्रो डीप में जा रहे हो, डीप में पढ़ने वाले बात है। ठीक है, ये क्लैरिटी रखना बेटा, ये रिक्वायरमेंट है आपकी। इस लेवल के ऊपर आके अब आपकी रिक्वायरमेंट ऊपर से पढ़ने की नहीं है, डीप डाइविंग की है। अगर डीप में नहीं पढ़ोगे तो बेटा चीजें मिस होंगी। और आई डोंट वांट किसी बच्चे का इतना सही पार्टमेंट आउट रहे। इट मींस डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करो। इसलिए मैंने कहा डिटेल में पढ़ोगे तो क्लासेस लंबी जाएंगी, इस चक्कर में ये ना हो कि आपको लिखने में टाइम निकल जाए। इसलिए मैंने वर्कबुक बना दिया आप लोगों के लिए, टाइम कम बचे आपका, टाइम बचे आपका। ठीक है, आओ बात करते हैं। चलो भैया, तो बात करते हैं 484 सेक्शंस, कितने? 7 शेड्यूल और 42 चैप्टर्स। अब बात करते हैं, कैन यू प्लीज टेल मी, गेस करो, शेड्यूल्स क्या होता है? शेड्यूल मतलब मेथोडोलॉजी। शेड्यूल सिंपली मींस मेथोडोलॉजी, व्हिच मींस दैट कि किसी चीज को पढ़ने का तरीका कैसे होगा। मतलब एग्जांपल के लिए, अगर कोई चीज फॉलो करनी है तो कौन कौन से मेथड्स फॉलो किए जाएंगे, किस तरह से फॉलो होगा। सर मतलब बताता है हमें? हाँ बताता है ना। तो कितने शेड्यूल है? 7 है। कौन कौन से लिखवा दूंगा इसको? नोट कर ले इस पार्ट को, जो नोट कर रहे थे। चलो आ जाओ। 7 शेड्यूल कौन से? नोट करिए, नीचे नोट करवाता हूं। तो लिखो बेटा, यहाँ पे नोट्स में लिखा है, हेडिंग बनी है, नोट्स बनी हुई, नोट्स में लिखते हैं। नोट करो हमारे कौन कौन से शेड्यूल। तो लिखो 7 शेड्यूल्स कौन कौन से, पता होना चाहिए हमको। हाँ मस्ट है भाई, पता होना, नोट करो, है ना। हाँ चलो, कौन कौन से हैं? आओ चलो चलो, पहले लिखो, फर्स्ट लिखते हैं। द फर्स्ट वन इज शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 1 कौन सा है? नोट करो बेटा। 1 है हमारे पास में मेमोरेंडम ऑफ कंपनी एंड MOU and AOA। फर्स्ट मतलब MOU बनेगा कैसे, कैसे बनेगा, सब उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। नंबर 2, शेड्यूल नंबर 2 इज अबाउट द डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग। शेड्यूल नंबर 3 इज अबाउट द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L। शेड्यूल नंबर 4 इज अबाउट, शेड्यूल नंबर 4 लिख लो, इज अबाउट द कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। छोटा पेन छोटा करता हूं थोड़ा सा इसको। ठीक है। शेड्यूल नंबर 5 लिखो, शेड्यूल नंबर 5 इज अबाउट, लिखो, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजमेंट, रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजमेंट, MGT छोड़ में, MGT या डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूं, BOD की बात कर रहा हूं। रिमेंबर, शेड्यूल नंबर 6 लिखो, इज टॉक्स अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं, जो कंपनीज काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर, उनके ऊपर ये प्रोविजन शेड्यूल अप्लाई होता है। एंड शेड्यूल नंबर 7 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इज कॉल्ड CSR। चैप्टर भी है ना कॉर्पोरेट के बारे में। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडर सेक्शन 135। तो गाइस ये 7 शेड्यूल्स हैं आपके पास में। मतलब इन शॉर्ट, इन 7 शेड्यूल में जो लिखा हुआ है, उन शेड्यूल्स को अप्लाई कैसे करना है वो सब भी आपके कंप्लीट में अप्लाई होगा, उसे फॉलो किया जाएगा। तो 7 शेड्यूल कौन कौन से? 1 2 3 4, MOA, डैप्शन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4th है कोड ऑफ किसका? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टॉपिक हमारे सिलेबस में अब आएगा डिटेल के अंदर। मैंने कहा था आपको कि इंटर वाले पार्ट में उसका सिर्फ नाम आया था,
हल्की सी बात आई थी, अब यहां पे पूरा पढ़ने को मिलेगा आपको। तो पॉइंट ये है, कोड का मतलब कैसे काम करेंगे, कौन सी चीजें अप्लाई उनके होंगी, ड्यूटीज क्या है, पावर क्या है, तरीका क्या है, वो पढ़ोगे। उसके बाद में मैनेजमेंट का रेम्यूनरेशन की बात पहले हमने पढ़ी थी, 11% वाला 5% वाला पार्ट, लेकिन यहां पर पढ़ोगे अपॉइंटमेंट का तरीका कैसे होगा, मतलब इन शॉर्ट प्रॉपर चैप्टर है बीओडी के रिगार्डिंग, केएमपी के रिगार्डिंग। और कौन सा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इंडिया में कैसे काम करेंगी, क्या तरीका उनका इनकॉर्पोरेशन करने का, कौन से रिकॉर्ड को मेंटेन करने पड़ते हैं, सब यहां पढ़ने वाले हो। उसके अलावा सीएसआर कंपनीज की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट निकालना पड़ेगा, हर बार निकालना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अंडर सेक्शन 135। अकेला देश जहां पर सीएसआर के लिए प्रोविजन सेक्शन बना है, मतलब क्या है भाई, रिस्पॉन्सिबल एग्जांपल, मैं किसी को डोनेट करना चाहता हूं, मेरी विश है ना, बट इंडिया में विश नहीं है, बोला मैंडेटरी है भाई, करना पड़ेगा कंपनी को। तो पॉइंट इज कॉल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है देश के लिए, आपको करना पड़ेगा। तो ये 7 है 7 शेड्यूल्स गाइस, ठीक है, नोट हो गया। यू कैन पॉज द वीडियो हियर, वीडियो पॉज करो और नोट कर लो इस पार्ट को, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, हाँ आगे बढ़ेंगे, चलो चल आगे बढ़े, ओके आगे आते हैं। अब आया बात हमारे पास कौन सी, कि अथॉरिटीज, इनके हम पहले बात कर चुके, सुन लो। अथॉरिटीज 2 टाइप की है हमारे पास में, ऊपर जो है वो भी है, हाँ वही आरओसीसी की बात कर रहा हूं, बट स्पेसिफाई करते हैं इसके अंदर क्लैरिटी के लिए पॉइंट से। अथॉरिटीज मतलब भैया सिंपल सी बात, कंपनीज एक्ट के अंदर कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं जो कंप्लायंस करवाएंगी, मतलब कंप्लायंस मतलब प्रोविजन को फॉलो करवाएंगी, जो फॉलो करवाएंगी, मतलब प्रोविजंस के रिगार्डिंग जो जो चीजें होंगी, चाहे प्रोविजन नए लाने हो, चेंज करने हो, इंप्लीमेंट करने हो, प्रोसेस बताना हो, ये सब कुछ कौन करेगा, कंप्लायंस, उन्हें बोलते हैं कंप्लायंस अथॉरिटी, कंप्लायंस पूरा करने को बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास कंप्लेंट अथॉरिटी। कंप्लेंट मतलब भैया कहां पर कंप्लेंट करोगे, हम पहले पढ़ चुके, सुन लो कौन सा है। हम जानते हैं भैया सर, अथॉरिटी नंबर 1 सबसे टॉप पे कौन है, सबसे टॉप पे सीजी, और कंपनी 13 में सीजी मतलब एमसीए 2003 में एस्टेब्लिश हुआ था नाम के नाम से, इस नाम से, ठीक है। आगे आता हूं, मतलब अब सबसे टॉप पे कौन है भैया, नेशनल लेवल के ऊपर कौन है भैया, एमसी, हम जानते हैं, मैं तो स्पीड में बता रहा हूं, ठीक है। नेशनल कौन है, सीजी हमारे पास में, नंबर 2। इसके बाद में सर रीजनल लेवल कितने हैं, आरडी, रीजनल डायरेक्टर, मतलब इन शॉर्ट हमारा देश 7 रीजन में डिवाइड है बेटा। कंपनी एक्ट को अप्लाई करने के लिए स्टेट, उसके बाद स्टेट, कुछ ग्रुप ऑफ स्टेट्स को बोलते हैं रीजन बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेट्स को बोलते हैं रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो 7 रीजन में डिवाइड किया गया हमारे पास में। उसके बाद आया नेशनल में कौन आया, कि एक अकेला इंसान जो बोला ये मैं संभालूंगा इसको। तो पॉइंट इज रीजनल डायरेक्टर्स फॉर 7 रीजंस, लिख लो इस बात को भी, देयर 7 रीजंस एंड 7 रीजनल डायरेक्टर, देयर 7 रीजंस एंड 7 रीजनल डायरेक्टर्स। सर मतलब कौन कौन से रीजन है, 7 बेटे कौन कौन से, लिख लो, आई कैन यूज द वर्ड सर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हाँ याद आ गया हमको, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। आपके भारत के नक्शों को 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया, और 7 के लिए जो रीजन्स हैं वो कौन है, 7 रीजन कौन हैंडल करता है। तो यहां पर रीजन्स के रिगार्डिंग प्रोविजन कौन अप्लाई करवाएगा, रीजनल डायरेक्टर बेटा। इसलिए क्वेश्चन आता है, सुनो ध्यान से बात को, तो भी आएगा हमारे पास में, एमओए के अंदर क्वेश्चन आता है, आया हुआ है पहले, कि बताओ भैया कि अगर कोई कंपनी सेम स्टेट में, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की बात कर रहा हूं, सेम स्टेट में अगर अपने ऑफिस को शिफ्ट करती है तो उसे किसका अप्रूवल चाहिए, तो बोला अप्रूवल चाहिए रीजनल डायरेक्टर का। बट कंपनी अगर एक स्टेट से सेकेंड स्टेट में जाती है तो अप्रूवल ऑफ सीजी लगता है बेटा, दोनों पढ़ेंगे वाले हमारे पास में, तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। तो याद रखना, रीजनल डायरेक्टर सिंपली मींस अगर रीजन चेंज हुआ तो आरडी का अप्रूवल लगता है। आगे बात करता हूं, उसके बाद कौन है, सबसे नीचे स्टेट पे कौन है, स्टेट पे कौन आता है, स्टेट पे आता है आरओसी, हमारी प्यारी आंटी भैया, इसको मैं पूरे लो में आंटी ही बोलूंगा, क्योंकि आंटी के पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये वही आंटी है जो तुम्हारी खबरें पब्लिक को देगी, पब्लिक खबरें तुमको देगी, इन शॉर्ट कहने का मतलब आरओसी, रिमेंबर। तो ये कौन है बेटा, द कंप्लायंस अथॉरिटी, 3 ही है बेटा, एमसीए, आरडी और आरओसी, ठीक है। आरओसी कितने हैं बता चुका हूं पहले भी, अब यहाँ पे सुन लो खाली, आरओसी कितनी है, हर एक स्टेट में 1 है, महाराष्ट्र में 2 है, मुंबई और पुणे के अंदर, तमिलनाडु में भी 2 हैं, कोयम्बटूर और चेन्नई के अंदर, ठीक है। आगे आता हूं, उसके बाद हमारे पास में कि कल को कंप्लेंट करनी है तो कंप्लेंट अथॉरिटी कौन सी है, तो नंबर ए तो कंप्लायंस हो गया, नंबर बी कौन है, कंप्लेंट। अगर कोई भी कंप्लेंट करना चाहता है, केस करना चाहता है, कहां जाएगा, बोला भैया देश में 3 लेवल है। पहले कौन सा है, एनसीएलटी, सबसे पहला लेवल है आपके पास में कि जाओ भैया
एनसीएलटी के पास चले जाओ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ। दूसरा कौन से है? एनसीएलटी। एनसीएलटी से अगर जजमेंट फेवर में नहीं आया तो तुम्हारे पास ऑप्शन है एनसीएलटी के जाने, लेकिन ध्यान रखना डायरेक्टली कोई भी व्यक्ति एनसीएलटी नहीं जा पाएगा, एनसीएलटी के ऑर्डर के पहले नहीं जा सकता। ऑब्वियस बात है, जजमेंट फेवर में नहीं है तो अपील, आप अपील कर सकते हो, याचना कर सकते हो, याचना कर सकते हो किसी ऑर्डर के बारे में, अगेंस्ट जा सकते हो, उसको चैलेंज कर सकते हो इन शॉर्ट एनसीएलटी के अंदर। उसके ऊपर कौन है? अगर एनसीएलटी ने भी सर आपका साथ नहीं दिया तो उस केस में देश में लास्ट पावर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं देश में, मजा रखना है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट सिविल केस में भी, कंपनी में भी, ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया। जिसने जब पास कर दिया तो इसके ऊपर देश में कोई भी नहीं है। एज यू नो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ कह दिया, फाइनलाइज है भाई, सिंपल सी बात है। आगे आता हूं। और सर और भी होता है, हाँ होता है ना, देश में नहीं देना, लेकिन नीदरलैंड के अंदर है। मतलब भैया इन शॉर्ट, अगर किसी भी देश में कोई भी बड़ी एमएनसी काम करे, एग्जांपल सुनना, किसी देश में कोई बड़ी एमएनसी काम कर रही है, वोडाफोन की बात कर, अभी केस हुआ था रिसेंट में, ठीक है, तो वोडाफोन में केस चला, वोडाफोन इंडिया में बोला भैया क्या करूं क्या करूं क्या करूं, केस डाल दिया मेरे पे, तो क्योंकि वोडाफोन ऐसी कंट्री से के थ्रू आया था जहां पर चीजें टैक्स फ्री थी, रिमेंबर, टैक्स नहीं लगता वहां पे। ओके, केमन आइलैंड बोलते, केमन आइलैंड नाम था सर, ठीक है, तो केमन आइलैंड से आया था वहां पे, तो पॉइंट इज वहां टैक्स नहीं लगता, यहाँ पे देश में बोला टैक्स लगेगा तुम पर, भारत बोला, तो उसने केस डाल दिया, केस चला उसके ऊपर, डिपार्टमेंट ने डाल दिया, तो पहले एनसीएलटी में गया, केस हार गया, एनसीएलटी में गया, केस हार गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी वोडाफोन के फेवर में जजमेंट पास नहीं किया देश के अंदर। अब बेचारा बोला क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो बड़ा याद रखना इसके अलावा भी इंटरनेशनल लेवल पे कोर्ट होता है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर कोई कंपनी को किसी देश के सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जजमेंट फेवर में ना मिले तो उसके बाद अपील करने का ऑप्शन होता है, दैट इज कॉल्ड अपील ऑप्शन। कौन सा है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि है बेटा नीदरलैंड के अंदर। कहां पे है? नीदरलैंड के अंदर है, कंट्री के अंदर है, ठीक है। और वोडाफोन ऑब्वियस कहां से थी? नीदरलैंड से थी, तो लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के तो कोई भी कंपनी नहीं जा पाएगी। ये चॉइस है उस कोर्ट की कि वो किसका केस लेना चाहे, बट आपको याद रखना, आपको तीन बात रखनी, कौन सी? एनसीएलटी, सुप्रीम कोर्ट, तीन याद रखना देश के अंदर हमारे पास में, ठीक है। आगे बढ़ूं, ये क्लियर हो गया, इट्स डन गाइस। तो अथॉरिटी हमारा कितनी है? कंप्लायंस एंड कंप्लेंट वाला पार्ट। अब आएगा फीचर वाला पार्ट और लिफ्टिंग वाला पार्ट। तो फीचर कुछ कम कर दिया आपके सिलेबस में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम डिटेल में पढ़ने वाले इस पार्ट को, ठीक है। तो फीचर अभी आज नहीं करेंगे, तो फीचर्स और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। पूरा पढ़ेंगे इस पार्ट को हम, और ये दिखा देता हूं क्या क्या पढ़ चुका है हमारे पास में। अब रिकॉल कर ले, रिकॉल करते हैं, ठीक है। रिकॉल में क्या करते हैं? हमने पढ़ा इंट्रो के बारे में, थोड़ा स्टार्टिंग पढ़ते हैं, देखो दिखाता हूं। लेट मी शो यू द मास्टर बुक, ठीक है। ये पूरा देख लिया आप लोगों ने, अब मैं मास्टर बुक खोल रहा हूं, ठीक है। लेट मी शो यू गाइस। कंपनीज एक्ट के अंदर हमारे पास में हमने डिस्कशन किया, कंपनी 13 के अंदर फर्स्ट डिस्कशन किया हमने आज अपना इंट्रो वाला पार्ट। इंट्रो वाला पार्ट, इंट्रो में क्या डिस्कशन किया? कंपनीज एक्ट का इवोल्यूशन की बात की। जो पूरा पार्ट था वो यही है बेटा हमारे पास में, पूरा पार्ट यही है। कंपनी एक्ट कब बना, कहां से आया, क्या चक्कर था, कहां से इवोल्यूशन का, कौन कौन सा एक्ट किसी से बना है, ये सब कुछ जो पार्ट आपको स्टार्टिंग में दिख रहा है, अप टू दिस लेवल, आई कैन यूज द वर्ड अप टू दिस लेवल। ये पूरा पेज, फर्स्ट पेज दिख रहा है, ये पूरा इवोल्यूशन के रिगार्डिंग है। अगले पेज पे आता हूं। इसके बाद में कंपनी एक्ट कब बना, कौन सी अथॉरिटीज के अंदर है, वो सब इनके नाम मैंने स्पेशली अलग से मेंशन कर दिया आप लोगों के लिए। फिर हमने पढ़ा भाई डेफिनेशन का पार्ट, डेफिनेशन कौन सी है, एज पर डेफिनेशन प्रीवियस कंपनीज कौन कौन से। अब जो आप रट्टा मारते रहे, अब आपको याद भी रहेंगे ऑटोमेटिक कौन कौन से ये रह चुके हैं इसके अंदर। आगे आता हूं। एम्बिट की बात कर ली कि कहां कहां पर आपका कंपनी एप्लीकेबल है। सेक्शन 1 डिफाइंस कि कहां एप्लीकेबल है। सेक्शन 1 सब 4 डिफाइंस कि किन किन कंपनी पर एप्लीकेबल है, ठीक है। ये हमने बात कर ली है। इसके बाद हमने पढ़ी कि भैया कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं इंडिया के अंदर, रिमेंबर कंप्लायंस कौन सी, कंप्लेंट कौन सी है, वही सेम बात आपने पहले पढ़ लिया। इवन यहाँ पे मैंने नाम भी दिखे कौन कौन स्टेट के नाम है, बस स्टेट के नाम से पूछता नहीं, पर मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी आपके लिए, ठीक है। 7 रीजन है, 7 रीजन पे अप्लाई होता है। ये पार्ट था हमारे पास में। सेक्शन टोटल कितने हैं? 470 थे, बट नाउ इट इज 484 सेक्शन, 42 चैप्टर के अगेंस्ट में। एंड दैट्स इट गाइड, यहाँ तक हमने पूरा पार्ट कवर कर लिया। इन द नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट विद द टॉपिक फ्यूचर ऑफ कंपनी एंड लिफ्टिंग ऑफ कैपिटल। सिंपल सी बस ध्यान से, ये पार्ट पहले पढ़ चुके हो, इसलिए थोड़ा स्पीडअप में करना है। तो क्या करोगे? पहले चेक करोगे अपनी वर्कबुक, वर्कबुक जब पूरी हो जाएगी उसके बाद आप जाओगे मास्टर बुक के ऊपर रीडिंग के पॉइंट से। दैट्स इट, इतना ही करने वाले हो, ठीक है। ये कर लिया। एक और चीज दिखाऊं, दिखाता हूं ध्यान से। लेट मी शो यू समथिंग। ये है बेटा आपके पास में आपका रिसेंट एग्जाम का पेपर, ठीक है। पीछे आपके पास जो एग्जाम पेपर हुआ था उसके अंदर आप चेक कर लो, 36 क्वेश्चन, 36 मार्क क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट के पार्ट से आए। मैं आईबीसी की बात भी नहीं कर रहा हूं, आईबीसी वगैरह बात नहीं कर रहा हूं।
आईबीसी वाला पार्ट भी ऑलरेडी आपके पास में कॉर्पोरेट लॉ का पार्ट बनता है, लेकिन चेक करो 8 एमसीक्यू और 28 नंबर के बड़े क्वेश्चन आए थे, टोटल 36 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे आपके कौन से में, सिर्फ और सिर्फ कंपनीज एक्ट वाले पार्ट में जो अपकमिंग चैप्टर्स हैं। मैंने को हाईलाइट भी किया है कौन कौन से क्वेश्चन है, और चेक करोगे ना बड़ा इतना इजी था पेपर भाई। मैं बोलता हूं हमेशा फाइनल भी इजी है, आसान है, बहुत आसान है भाई, इससे आसान कुछ नहीं है। बस फर्क इतना है कि क्या आपने अपने कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ा है, आपने हर चीज को डीप डाइविंग के थ्रू पढ़ा है, सेंटर होके पढ़ा है, ये चेक करना रिक्वायर्ड आपके लिए। तो ये हर एक पार्ट जो क्वेश्चन थे इंक्लूडिंग दी सेलेक्टिव क्वेश्चन, मैंने वो हाईलाइट किया जो कंपनी के अंदर हमारे पास में, कंपनी के जो आपके ओपीसी पे क्वेश्चन पूछा हो, बताओ 7 नंबर में आ चुका है, कंपनी पे क्वेश्चन पूछा, मैनेजमेंट के क्वेश्चन पूछा हुआ, ये केएमपी के क्वेश्चन पूछे, 7 नंबर के क्वेश्चन आए थे हमारे पास डायरेक्टली बेटा, और ये हर बार होता आया है, आगा भी होता जाएगा। तो एज पर द पैटर्न हमारी प्रिपरेशन ऐसी होगी, सीधा आप डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, ध्यान रखना मैं। ओके, इन शॉर्ट जैसे एक्ट खत्म होगा, चैप्टर खत्म होगा, उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होंगे हम वो क्वेश्चन अलग से लेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस, टेक केयर। और होपफुली अगर नोट्स नहीं बनाए तो वर्कबुक में अलग से नोट बना लो, रिकॉल कर लो, और एक बार मास्टर बुक के जो कंटेंट हमने पढ़ लिया, रीडिंग कर लिया, उसे सिर्फ ओनली एक और भी रीडिंग कर लो, क्योंकि हर एक पार्ट जो है मेंशन किया बुक के अंदर, वो पूरा पार्ट वर्कबुक में आपके नोट्स बना के दे दिया आप लोगों को मैंने। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, और वहां पर पहले रिकॉल करेंगे, क्वेश्चन पूछूंगा कैसे करूंगा, और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने पास आगे। बाय गाइस, टेक केयर, बाय बेटा, बाय।